एक घर है, ये शब्द अपने आप में कितनी तरावट लिए होता है, लेकिन उस घर पर कितने भादों बीते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, या हिसाब है कोई सुनने वाला नहीं है। फिर एक रोज पहाड़ के उस कुछ सीले, कुछ नम, कुछ गम घर में एक लड़की दाखिल होती है। ये घर उसके बुजुर्गों का है। वो एक एक करके दहलीज लांघती है, एक एक करके बीते हुए तमाम वाक़ये पलटती है और फिर उसे अपनी नानी याद आती है। लड़की एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट है तो वो उस नज़र से भी देखती है, पर नाता तो नेह का भी होता है। और इस तरह एक कहानी सामने आती है, पर ठीक ठीक उसको कहानी कहें, ठीक ठीक उसको आख्यान कहें, ठीक ठीक उसको संस्मरण की शक्ल में लिखी गई कुछ टीप कहें, ठीक ठीक उसको तमाम चीज़ों का मिला जुला रूप कहें, या क्या कहें, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे शानदार, यहां पर मैं बायस्ड हूं और अपने ज़रूरी आग्रहों के साथ बायस्ड हूं, संस्करण है, प्रोग्राम है जिसका नाम है किताब वाला। अपने राम किताब पढ़ते हैं, किताब के ऑथर से दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और किताब पर बातचीत करें। कई दफ़ा संशय भी आता है क्योंकि किताब के ऑथर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जैसे ये मोहतरमा जिनका मार्कशीट पर नाम भूमिका जोशी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, भूमिका जोशी जी। इतना आदर आज पहली बार कैमरा के सामने ही मिल रहा है। थैंक यू सौरभ। हाँ, क्योंकि कैमरे के परे आदर से ज़्यादा दुलार मिलता है। और संशय ये रहता है कि भाई आप किसी किताब से जुड़े रहे हो किसी भी रूप में, या आपके मित्र हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस वजह से वो इस प्रोग्राम पर आ रहे। पर इसकी एक उलट थ्योरी भी है कि कोई सिर्फ इस वजह से इस प्रोग्राम में ना आए कि वो आपका जानने वाला है, तो ये अन्याय होगा आपका, आपके पेशे के प्रति और दर्शकों के प्रति, जिनकी चौखट पर माथा टिकाकर आपने कहा था कि मैं सत्य के साथ रहूँगा। इसलिए भूमिका जी यहाँ पर हैं। भूमिका जी की किताब जो वाणी पेपर बैग से छपी है, लच्छी सयाने समय की नई बात, इसके पेपर बैग की कीमत 199 रुपये है और ये भूमिका जोशी की लिखी पहली किताब है, पब्लिश की हुई पहली किताब है। और ये मोहतरमा नृतत्व शास्त्र बोलते हैं या मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी को मानव शास्त्र बोलते हैं, वैसे दोनों ही करीब में नृतत्व भी चलता है। हाँ, बट मोर पॉपुलरली मानव शास्त्र बोलते हैं। तो एक अमेरिका में बड़ी फन्ने खां टाइप की यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये पीएचडी कर रही हैं। और इनका सीवी ऐसा है कि जिसको देख के आप चाहो तो चिकोटी काट लो। लड़कियों को खास तौर पर सुनना चाहिए और वैसे ही बुलंद अरमान पालने चाहिए। इन्होंने LSR से ग्रेजुएशन किया, JNU से मास्टर्स किया, ऑक्सफर्ड से MPhil किया और येल से PhD कर रही हैं। अब एक आध कुछ बचा हो तो वहाँ से पोस्ट डॉक कर लेना। और ये इस पूरे संवाद में मेरा सबसे लंबा मोनोलॉग था, पर थोड़ा सा भूमिका बांधना ज़रूरी था भूमिका के लिए। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि ये ऐसे जो बड़ी बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी होती हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना किताबों में, यार ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, कैसी होती हैं, मतलब बहुत तोप होती हैं, क्या होता है उनमें? इस मौके पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि सौरभ मेरी इज्जत कर रहे हैं कि नहीं मैं इज्जत कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों के वास्ते सवाल पूछ रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज हर जगह लगभग एक सी होती हैं। मेरे ख्याल से फ़र्क होता है रिसोर्सेज का, फ़र्क होता है कमिटमेंट का, और फ़र्क होता है आप किस वजह से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। जब खास करके लोग अपने शहर छोड़ के, चाहे वो कोई उरई से कानपुर जाए और कानपुर से दिल्ली आए, या कोई लखनऊ छोड़ के दिल्ली आए और दिल्ली से अमेरिका जाए, आई थिंक वो कमिटमेंट ज़रूरी होते हैं। और जब वो कमिटमेंट भारी होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ भी भारी लगने लगती हैं। फिर वो JNU भी हो सकता है, येल भी हो सकता है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। बट ये जो जिनको हम आईवी लीग कहते हैं, यूनिवर्सिटी क्या होता है आईवी लीग? क्या होता है? तो बेसिकली 8-10 यूनिवर्सिटियाँ हैं अमेरिका में जिनको एक दर्जा मिल गया है कि ये दुनिया भर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लीग अलग है इनकी। हाँ, ये पैसे के हिसाब से, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है स्टूडेंट्स को फंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप PhD में एडमिशन पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिना आपकी पूरी फीस या पूरे आपका देख रेख करने के लिए जितना पैसा लगने वाला है वो यूनिवर्सिटी ही देगी। अगर नहीं दे सकती तो आपको एडमिशन ही नहीं देगी PhD प्रोग्राम में। फ्री पढ़ती हो तुम वहाँ पे? पढ़ने के पैसे मिलते हैं। मतलब वो पढ़ाते भी हैं और पैसा भी देते हैं? बिल्कुल।
उसके बिना आपको पीएचडी में एडमिशन देंगे ही नहीं। अगर उनके पास वो उतने पैसे नहीं होंगे उस साल के लिए, तो वो पीएचडी के एडमिशन 7 की बजाय 5 कर देंगे उस साल। तो आई थिंक एक ये रिसोर्सेज का बहुत भारी फर्क है, जो कि वैसे भी नॉर्थ साउथ विकासशील और विकसित देशों के बीच हम जो फर्क वैसे भी देखते हैं। पैसा आता कहाँ से उनके पास? तो ये सारे कॉर्पोरेशंस हैं एक्चुअली। हम बोलते हैं इनको यूनिवर्सिटी है, पर सरल भाषा में देयर ऑल कॉर्पोरेशंस। इनके अपने नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस होते हैं, जिनमें इनको पैसा मिलता है अपने दिग्गज अलमनाय से, बट ये पैसा वो इन्वेस्ट भी करते हैं बाजार में। जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे वो दलाल स्ट्रीट वाले हों या वॉल स्ट्रीट वाले हों, वैसे यूनिवर्सिटीज़ भी, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़, दे ऑल्सो इन्वेस्ट देयर मनी, जिससे उनको भी। और इस मकसद से तो नहीं करते होंगे ना, ये 2 नए कोर्स खोल दो, इसमें 150 बच्चे भर लो तो फीस से इतना पैसा आ जाएगा। दुकानदारी, प्रॉफिट सीकिंग तो हर जगह नहीं, वो प्रॉफिट उनके पास जाता है कि वो एक यूनिवर्सिटी से 2 खोल ली, 2 से 10 खोल ली, बिल्कुल ज्यादातर वो अपनी यूनिवर्सिटी का ब्रांड चमकाते हैं, खोलते अब और कम है। पर अब ये ट्रेंड भी आ गया है कि ये दिग्गज यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस खोलती हैं अलग देशों में, जहाँ उनको पता है कि भारी मार्केट है। एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बिल्कुल, जहाँ पे अब इंडिया में भी FDI हो चुका है एक्सेप्ट, और वो यूनिवर्सिटी यहाँ भी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है येल, जहाँ मैं पढ़ती हूँ, उनका सिंगापुर का एक बहुत बड़ा कैंपस है वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ। इस तरह से इंडिया में भी धीरे धीरे शिकागो ने जैसे अपना एक दिल्ली सेंटर खोल लिया है, क्योंकि अभी तक ये ग्राउंड नहीं था यूनिवर्सिटीज़ चलाने का। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतना कंपटीशन है, इतनी एस्पिरेशन है, पैसा भी है। जो लोग अपर मिडिल क्लास इतना पैसा भारी भरकम दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, जो कि ऑलरेडी एक तरह से मॉडल आ चुका है। पर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑब्वियसली टैप करना चाहती हैं, और अब ये मार्केट इनके लिए भी तैयार हो रहा है। तो आपका जो सवाल था कि ये कैसी होती हैं, बिल्डिंग भी एकदम धांसू सी होती होगी। बड़ी मज़ेदार बात है एक्चुअली बिल्डिंग्स, क्योंकि देखिए हर खासकर कि यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे हम बोलते हैं कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया, एग्जैक्टली वो मॉडल ही वही है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ का। वो अपने इतिहास को लेकर बहुत लॉट ऑफ प्राइड अपने इतिहास में। तो येल का ही एक चुटकुला ही समझ लीजिए, नए कॉलेजेस बने बहुत सारे जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, मतलब एक तरह से हॉस्टल्स भी कॉलेज में ही होते हैं। तो जब उन्होंने नई बिल्डिंग्स बनाई, नई कॉलेज बिल्डिंग्स बनाई ताकि और बच्चों को अकोमोडेट कर सकें, तो बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को लेकर बहुत बात हुई कि मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर होना चाहिए, कि वही जैसे पुरानी जो कैंपस है वैसा होना चाहिए। एंड दे मेड समथिंग जो कि बिल्कुल पुराने रूप में ही है, पर उसको पुराना दिखाने के लिए उन्होंने पत्थरों पे एसिड फेंका, शीशों पे क्रैक्स लाए, ताकि वो लगे कि हम एक इतिहास को क्लेम कर रहे हैं, भले ही कॉलेज की बिल्डिंग अभी 2 साल पहले बनी है। तो इतिहास कैसे मैन्युफैक्चर भी किया जाता है ताकि आप उसमें गर्व कर सके, अपने एक यूनिवर्सिटी का एक इतिहास क्लेम कर सके, ये भी चलता है। तो ये सब ट्रिक्स भी होती हैं। इतिहास काला भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब मैं 2015 में गई थी, उसके आसपास ही 2016 में एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ पर येल में भी एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी कि कुछ कॉलेजेस के नाम जो थे वो स्लेव ओनर्स के नाम से थे। जैसे कैलहून कॉलेज है, तो बड़े रईस इंसान भी थे, बट ही यूज्ड टू आल्सो ओन स्लेव्स। तो एक बड़ी मुहिम चली कि क्या हमारे यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसे नाम होने चाहिए जिनका बहुत ही वायलेंट ओनरशिप रही है, जिन्होंने बहुत ही अमानवीय तरीके से स्लेव ट्रेड में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया हो, उसका प्रॉफिट भी लिया हो। तो ये भी बहुत बड़ी डिबेट चली और फाइनली वो नाम हटाया गया और उसको एक नया नाम दिया गया उस कॉलेज को। तो यूनिवर्सिटीज़ के इतिहास भी, और ये जो डिबेट चलती है तो ऐसा कि तुम गद्दार मैं गद्दार या वो उस तरह की कैसी होती है वो डिबेट? वो डिबेट ट्रेडिशन के नाम पे ज़्यादा थी। ये डिबेट तो खैर ट्रेडिशन के नाम पे ज़्यादा थी कि क्या हमें अपने इस ट्रेडिशन तो एक शब्द है, मतलब क्या हमें अपने इस इतिहास के साथ जीना सीखना चाहिए कि हाँ एक कैलहून थे जो जिन्होंने कॉलेज भी शुरू किया और स्लेव ट्रेड भी करते थे। एग्जैक्टली। तो ये हमारे अमेरिका का इतिहास है, हर देश का इतिहास में कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। तो डिबेट ज़्यादातर ये है कि हमें इस इतिहास को एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना चाहिए, उसे लगातार क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें नाम बदल के हम उसको करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं।
क्या नाम बदलने से हम उस इतिहास को करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, कि सिर्फ वो एक टोकनिस्टिक एक्शन है। तो ये डिबेट ज़्यादातर इस बात पे चली थी, और इस बात पे बहुत एक्चुअली बहुत गहन डिबेट हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अलमनाई सब शामिल हुए। क्योंकि जब आप दीज ग्लोबली ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, पैसा, अलमनाई का इन्वॉल्वमेंट, ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से अमेरिकन राष्ट्रपति निकले हों, उनके जज्बात, तो बहुत सारे जज्बात जुड़े होते हैं। तो ये डिबेट एक्चुअली काफ़ी लंबी चली, बट फाइनली उसका नतीजा निकला कि कैलहून कॉलेज को रीनेम किया गया। बट डिबेट ज़्यादातर इतिहास और ट्रेडिशन के नाम पे चली, रादर दैन सॉर्ट ऑफ, क्योंकि कोई भी उस मुद्दे से किसी की नेगेटिव अटैचमेंट नहीं थी कि हाँ कैलहून स्लेव ओनर थे, उसको आप नहीं मना कर सकते, बट व्हाट डू वी डू विद इट, करें क्या उसका, बात वो थी। सो हाँ, यूनिवर्सिटीज़ अपना इतिहास लेके चलती है। आई थिंक द डिफरेंस बट आई हैव फेल्ट दोनों देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ के, एक्चुअली 3 देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ के, तीसरी मतलब इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका। ऑक्सफोर्ड कैसा है? मेरा ऑक्सफोर्ड का अनुभव थोड़ा छोटा है। मैं वहाँ सिर्फ साल भर थी, भले मैं इंग्लैंड में ज़्यादा रही, तो वहाँ छपती डिक्शनरी। हाँ, मैं एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के बहुत पास में रहा करती थी। उनका बहुत बड़ा सा गेट था, तो मेरे लिए तो वो एक थोड़ा सा मक्का जैसा था कि अरे बाप रे, ये है ओयूपी का ऑफिस, ये ओयूपी का गेट, ये एक मतलब बिल्डिंग है, ओयूपी एक जगह है जो कि मिट्टी गारे की बनी हुई, इसका गेट होता है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, उसके अंदर लोग काम करते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो, हम सबके लिए ओयूपी एक सिर्फ आइडिया सा होता है। तो हमारे बिल्कुल। और अच्छा, ये बात भी अजीब है क्योंकि इंडिया में जब आप बात करते हैं ना कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं तो लोग समझ जाते हैं, आपके ये येल से हैं तो ये कौन जगह है। लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड एक तरह का कॉम्बिनेशन बन चुका है कि लोग समझ जाते हैं, बट हार्वर्ड वालों को तो टेंशन भी रहती है कि अपने यहाँ हार्ड वर्क वर्सेस हार्वर्ड। नहीं, येल पे भी स्मृति ईरानी ने आके कमी पूरी कर दी। अच्छा, तो हमारा नाम भी थोड़ा चिमक गया था। और कौन सी पिक्चर थी वो जोया अख्तर की, जिसमें वो शिप पे जाते हैं, क्रूज पे जाते हैं, दिल धड़कने दो। उसमें राहुल बोस ने भी कहा था कि मेरे पिताजी येल में लॉ के रीडर थे। तो हम जैसे लोग ढूंढते रहते हैं कि अरे येल का नाम कहाँ पे आया था इंडियन सिनेमा में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड तो चमक जाते हैं। नो, बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक यूनिवर्सिटीज अबाउट ऑक्सफोर्ड, राइट। आई मीन, मेरा एक्सपीरियंस ऑक्सफोर्ड में ऐसे कहती है उस ब्रीफ, मेरा एक्सपीरियंस लंदन और इंग्लैंड का ज़्यादा रहा, जहाँ मैंने काम किया, जहाँ शायद मैंने अपने आप को एक वयस्क रूप में पहचाना। जो एज एन अडल्ट आप कोशिशें करते हैं अपने आप को समझने की, वो मेरी इंग्लैंड से ज़्यादा पनपी। ऑक्सफोर्ड छोटा शहर है, इंग्लैंड में शहर ज़्यादातर छोटे होते हैं। शहर भी है, ऑक्सफोर्ड एक शहर है, उसका नाम ऑक्सफोर्ड शहर बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड, और उसका आगे SHIRE, सो ऑक्सफोर्ड शहर बोलते हैं। एक काउंटी है, शहर होता है जिसको शायर बोलते हैं हम लोग, यॉर्कशायर, ऑक्सफोर्ड वो। हाँ, नहीं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा ठहरेंगे। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, हाँ, तो भाई साहब खेलने गए थे, हाँ, तो हमने क्रिकेट सम्राट में पढ़ा था कि वो यॉर्कशायर के लिए खेलने वाले पहले भारतीय या शायद पहले विदेशी हैं जिसको काउंटी लिया। तो वो शायर नहीं है, माई होल लाइफ वाज अ लाई। नो, यू गेट द सेंस। सचिन तेंदुलकर खेल रहे यॉर्कशायर सही ना? शहर, अरे यार, वो लफ्ज का फर्क है। नहीं, पर उसका मतलब क्या होता है? शहर मतलब शहर नहीं, वो जैसे ज्योग्राफिकल डिविजन्स होते हैं तो काउंटीज होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या स्टेट, काउंटी क्रिकेट, एग्जैक्टली काउंटी क्रिकेट। हाँ। तो अलग अलग ज़्यादातर काउंटीज के नाम एंड करते हैं ये शहर में। अच्छा, तो वो ऑक्सफोर्ड शहर है, ऑक्सफोर्ड शहर है। बट ब्रिटेन के एक्सेंट जो है, इस पे तो आप एक पूरा धारावाहिक बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया में हर कोस पे पानी और पानी, चार कोस वाला। एग्जैक्टली, वो हाल बहुत सारे देशों का होता है। हम समझ नहीं पाते, दूर से हमें अंग्रेजी हर जगह एक जैसी लगती है, पर वहाँ सब लोग बढ़िया अंग्रेजी बोलते होंगे। वो अंग्रेजी, देखिए हम लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं ना स्कूल में, वो हमको बहुत ही, खास करके अगर आप शुरू से अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो और जो आपको डंडा पीट पीट के कि इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है, वो हम बहुत ही औपचारिक अंग्रेजी सीख जाते हैं। इतनी औपचारिक कि जब आप इंग्लैंड जाके अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तुम कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो। और जब आप अमेरिका आके ब्रिटेन वाली अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये कौन सा शब्द है। जैसे अक्सर में हम लोग जंपर बोलते हैं स्वेटर्स को कभी कभी, राइट। जो
गर्म ओवन से निकालने के लिए कभी हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, उसको मिटन बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। ट्रक को लॉरी बोलते हैं, राइट। और जब मैं अमेरिका में कभी किसी दोस्त से बोल दूँ कि ओ दैट वाज अ बिग लॉरी या आई नीड माई मिटन्स, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं कोई जैसे कि इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी से निकल के सीधे अमेरिका की 21वीं शताब्दी में आ गई हूँ। तो हमारी अंग्रेज़ी खास करके एक पोस्ट कॉलोनियल देश होने के नाते बहुत ही ब्रिटिश अंग्रेजी है। और ब्रिटिश भी किताबी वाली ब्रिटिश, किताबी अंग्रेजी, जैसे कि जब आप कई बार शब्द पढ़ना जानते हैं पर बोलना नहीं जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के वो अंग्रेजी सीख जाते हैं, बोलने का तो अवसर नहीं होता ना वाली अंग्रेजी इतनी ज़्यादा। या आप शेक्सपियर के सोनेट आप समझा सकते हैं किसी इंग्लिश स्टूडेंट को यूके में, बट वो तुमने रटे क्यों लेकिन ये सोनेट्स, यू नो व्हाई डिड यू लाइक मेमोराइज दीज मोनोलॉग्स, लाइक क्योंकि स्कूल में यही सिखाया था। So, उनके स्कूल में नहीं सिखाते हैं। तो मेरा एक बारी बहुत अजीब अनुभव हुआ था। जब मैं 13 साल की थी तो मैं इंग्लैंड गई थी अपने मामा के साथ। तो मेरी मामी को समझ नहीं आया कि करे क्या, उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे वहाँ पे, तो 3 बच्चे घर में युद्ध काट रहे थे। मैंने कहा कि तुम भी स्कूल जाओगी, तो मैं छुट्टी पे गई थी और मुझे 1 महीने स्कूल डाल दिया वहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ 6ठी क्लास में थी, तो मुझे वहाँ शायद 5वीं क्लास में एडमिशन मिला, क्योंकि वो उम्र थोड़ी देर से शुरू करते हैं स्कूल। और हिस्ट्री की क्लास थी और हम रोमन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अच्छा, मुझे रोमन हिस्ट्री से क्या मतलब स्कूल में, तो लाइक अरे यार अब रोमन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मैं छुट्टी पे आई थी, बट फॉर 3 वीक्स शी स्टडीड रोमन हिस्ट्री, 3 हफ्ते सिर्फ वही पढ़ी। और हमने ऐसे पढ़ी कि उस ज़माने में वो लोग क्या खाना खाते थे, उसका मेन्यू बनाओ। उस ज़माने में वो किस तरह के गाने सुनते होंगे, लेट्स ट्राई एंड रिक्रिएट दैट म्यूज़िक। उस ज़माने में वो कैसे कपड़े पहनते थे, उसका एक फैंसी ड्रेस होगा। ये टाइम पास करवा रहे हैं क्यों मास्टर साहब? मुझे लगा ये क्या तरीका है, किताबों में डेट नहीं है, नाम नहीं रटने, कौन कब पैदा हुआ था, कौन कब मरा, उसके काल में क्या क्या हुआ, उसकी कितनी बीवियां थी, पहली बड़ी बीवी ने छोटी बीवी को क्या बोला। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मैं ये पढ़ाई नहीं होती। मैथ्स की क्लास में हम अभी भी होल नंबर डिवीजन कर रहे थे और यहाँ 6ठी क्लास में तो आप अलजेब्रा करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही घटिया पद्धति है और इससे इंसान कोई सीख नहीं सकता। स्कूल या मटर गश्ती करने आया करते हैं, बट एक्चुअली ना मुझे अभी तक वो थोड़ी बहुत रोमन हिस्ट्री याद है, the way it was taught, yeah, because it was experiential। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि one system is better than another system, you know, हर किसी की अप्रोच अलग अलग है। बट ऑब्वियसली एक चीज़ जो मुझे फ़र्क लगी दोनों एजुकेशनल पद्धतियों में इज़ you have to convince yourself that you want to do this rather than somebody else telling you कि अब ये ना आपको ये पढ़ना है। तो जो अपना कन्विक्शन बनता है वो ऑब्वियसली हर किसी के लिए ज़्यादा याद रह जाता है, अपने अपने कन्विक्शन। सोचिए इस तरह का असाइनमेंट मिले, सॉरी थोड़ा विषयांतर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कि वो कैसा नोवा टाइप का कुछ पढ़ाएं और यहाँ से बोले सोचो गाना रिक्रिएट करके जाओ और लौंडा यहाँ से जाए और फूल और कांटे का गाना, प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना मोहब्बत में गिरा हमको मिले। कितना मजा आएगा, सारे लड़के पास हो जाएंगे ऐसे कोर्स में तो जो क्लास के बाहर खड़े होते हैं। कमाल है, क्लास के बाहर खड़े होने वाले लड़कों को आप कुछ नहीं कहेंगे, एक आपके बगल में बैठा है, तो अब तो हमारा सौभाग्य ना कि क्लास के बाहर खड़े लड़के हमसे बात कर रहे हैं। ये हम तो कोई बैक बेंचर्स और सजा पाए लोग कुछ बोलता है तो हमको लगता है, बट भाई तो मैं बोलूँ ये दिमाग में घुसा हुआ है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, बैक बेंचर्स, क्लास के बाहर खड़े हुए लड़के। अरे तो हमको देखा ही ऐसे जाता था बिल्कुल, पर तुमको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम क्लास में सबसे आगे वाली पहली 2 रो में बैठती रही होगी। क्लास मॉनिटर हुआ करती थी। साहब मेरा शक सही था। मैं बहुत ही जैसे आज की भाषा में नर्डी कहते हैं, अभी भी हूँ मैं। एक्चुअली नर्ड को बहुत प्राइड से इस शब्द को पहनती हूँ। अच्छा, नर्डी, बोरिंग। You're not boring. I never found you boring. But I'm very happy with my boring. You know, like मुझे boringness How do you define that? You know, थोड़ा मैं अंदर ज़्यादा रहती थी। मतलब ये कब तक रहती थी? क्योंकि मैं जितने बरसों से जानता हूँ तब तो मुझे तुम एक नंबर की बिल्कुल लखनऊआ जो पूरा पेवर जिसको बकर कहते हैं, खालिस लखनऊआ, खालिस जेएनयू की बाबागिरी, वो तो सब है तुम्हारे अंदर। तो मौका मिले तो मैं अकेला रहना ही पसंद करती हूँ अभी भी। माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज। पॉइंट नोटेड जस्ट साहब। ये तो अभी दोस्ती हो गई है। बट नो, आई वाज सेइंग कि मैं क्लास, यू आर अ नर्ड। आई एम अ नर्ड। आई वाज मोर ऑफ अ नर्ड बिफोर। कैन यू प्लीज डिफाइन फॉर माय व्यूअर्स?
नर्ड, हिंदी पिक्चरों में बड़ा एक चश्मा हाँ, चश्मिश, तुम लगाती किताबों थी। में घुली हुई। चश्मा तो लगा हुआ है। हाँ, मुझे क्लास 3 से लगा हुआ चश्मा अभी तक है। अच्छा। और वो तुम लोगों को ऐसा लगता है कुछ कि कोई तुम्हारी कनपट्टी के बगल में प्रत्यंचा टांगे खड़ा है जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं होता है? नहीं, होमवर्क हम बहुत पहले पूरा कर लेते हैं ना। हाँ भाई। और गर्मियों की छुट्टी में तुम लोग अगले साल का सिलेबस भी पढ़ते होगे। ऑब्वियसली क्लास 6 में क्लास 1 की किताबें पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर गर्मी जैसे छुट्टी कि क्यों क्लास है? के बाहर खड़े हुए लोगों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे ही नर्ड से भी नहीं होनी चाहिए। हम भी तो स्वीकार कर लेते हैं वाला भाव। एग्जैक्टली। नहीं, एक्चुअली पढ़ाई शिकायत तो नहीं करती थी मास्टरों से जाके दूसरे बच्चों की? नहीं, 2-3 बार की मास्टरों की नहीं, बच्चों की नहीं, मास्टरों की करी है, टीचर्स की करी शिकायत। ये खतरनाक। क्योंकि हम खासकर की मेल टीचर्स की जिनकी नज़र खराब होती थी, तो ऐसे तो मैंने 2-3 की करी है जिनको मतलब उनको एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं होना होता था क्लास में कि इफ यू आर टीचिंग, मतलब टीचर तो वैसे भी बहुत पर हम सब जानते हैं कि स्कूल्स खासकर की जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं 8th to 12th के बीच वाला, घर पड़ोस ही सबसे ज़्यादा अनसेफ जगहें होती हैं। कंप्लीटली एग्री। तो मेरी नज़र हमेशा से ऐसे टीचर्स पे ज़्यादा थी जो इस तरह की हरकतें किया करते थे। तो कभी अपने दोस्तों की या सहपाठियों की शिकायत कभी भी नहीं करी, वो टीचर्स की ज़रूर करी है। तुमने एक बार मुझे कहानी सुनाई थी, जब तुम अंग्रेजी में कहें तो लंदन और हिंदी में कहें तो लंदन में थी, और तुम एक हेल्पलाइन के साथ जुड़ी हुई थी। वो बताओ, फिर किताब पर आते हैं। मैं दरअसल ये चाहता था कि चूंकि ये थोड़ा सा आत्मकथ्य जैसी है किताब, तो इसमें ये खुद एक किरदार है, तो पहले आप किरदार से वाकिफ हो लें, इसलिए इस तरह की बदकही हो रही है। वो जो हेल्पलाइन वाला, तो जब मैं लंदन में थी नर्ड सीख जाते हैं जल्दी। तो उन दिनों मैं साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स नामक संस्था के साथ काम करती थी, जो लोग अगेन बॉलीवुड सच अ ग्रेट टीचर, पटियाला हाउस। एग्जैक्टली। तो पटियाला हाउस के बहुत पास में मेरा ऑफिस हुआ करता था। उस क्लब, सच्ची मुच्ची का पटियाला हाउस है? उस क्लब जिस क्लब में वो गाना शूट हुआ है, पटियाला हाउस। कितनी अच्छी लग रही है अनुष्का शर्मा उसमें। लॉन्ग द लश्कारा। हाँ, उस पर बात नहीं करेंगे। उसमें एक और अलग एपिसोड। एनीवे, तो उसके पास ही हमारा ऑफिस हुआ करता था। साउथ हॉल लंदन का एक नेबरहुड है, जो कि पंजाब बहुत एक्चुअली मिनी पंजाब इंडिया पाकिस्तान दोनों का पंजाब, पंजाबी, और अब पिछले आई वुड से 10-12 सालों में रोमेनियंस, पोलिश और सोमालियंस। इंटरेस्टिंग। राइट। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट कम्युनिटीज आके बसे हैं। तो अगर आप बहुत मज़ेदार है, अगर आप साउथ हॉल में जब चलते हैं ना, तो आपको दिखेगा कि कढ़ी और गोभी और राजमा भी है बुफे में, और फिर एक बड़ा ही ऑब्सक्योर सा कोई पोलिश आलू और पत्ता गोभी वाला स्टीम डिश भी होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नेबरहुड। तो हमारा ऑफिस वहीं हुआ करता था, साउथ हॉल सिस्टर्स, साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स एक्चुअली 1970 के दशक में जब एंटी रेसिस्ट मूवमेंट चला इंग्लैंड में, तो उस बीच जो नारीवादी आंदोलन था एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारी ब्लैक फेमिनिस्ट ने ब्लैक कम्युनिटीज़ में खुद अंदर होने वाले वायलेंस के बारे में आवाज़ उठाई। तो जैसा कि आखिरकार अक्सर मूवमेंट्स में होता है, मतभेद होते हैं, तो एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के लीडर्स जो टिपिकली मेल लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि अभी हम क्यों इस बारे में चर्चा करें, अभी हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं एंटी रेसिज्म की, तो हम अभी हम महिलाओं की स्थिति हमारे समुदाय में हम अपनी कमजोरियों को क्यों दर्शाएं, ताकि देयर इज अ रीजन फॉर देम टू अटैक अस। तो महिलाओं ने उस समय कहा कि ये तो कभी भी फिर सॉल्व नहीं होगा, हमेशा कोई एक बड़ी मुहिम होगी जो इससे बड़ी होगी, हमारी मुहिम से बड़ी, कथित रूप से, राइट। तो साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स उस टाइम का बना हुआ है, जिसमें कि शब्द ब्राउन इस्तेमाल किया जाता है साउथ देशियों के लिए, साउथ एशियंस के लिए। जैसे हम लोग ब्राउन है, इसकी भी बड़ी पॉलिटिक्स है, बट हाँ, हम लोग ब्राउन है। ज़्यादातर देसी को ब्राउन बोला जाता है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ब्राउन कहलाए, क्योंकि ना हम ब्लैक हैज वेरी डिफरेंट कॉनोटेशन इन रेशियल टर्म्स, एंड वाइट ऑफ कोर्स इज मोस्टली यूरो अमेरिकन।
तो ब्राउन बोला जाता है, बट इसमें भी एज अ कैवियट है कि इसमें भी बहुत सारी इनर पॉलिटिक्स है, कलर की अपनी पॉलिटिक्स होती है, तो लेकिन साधारण रूप से ब्राउन बोला जाता है। तो ब्लैक एंड ब्राउन फेमिनिस्ट गॉट टुगेदर और उन्होंने ये संस्था स्थापित की, साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस खास करके, क्योंकि उस ज़माने में आप समझ सकते हैं 70-80 के टाइम में जो इमिग्रेंट जा रहे थे, जो औरतें शादी होके यहाँ से इंडिया पाकिस्तान, मोस्टली इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश तो थोड़ा बाद में आया, बट नेपाल, नेपाल, इवन श्रीलंका, जो शादियाँ होके आ रही थी वहाँ पे, तरह ना कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड, राइट। एक तो होता है कि आप मायके से ससुराल जा रहे हो, एक होता है कि आप देश ही बदल गया आपका अचानक से, राइट, इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। तो उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस या और भी अलग तरीके की वायलेंस, उनके लिए हम काम किया करते थे। मेरा पहला स्टिंट वहाँ पे पहले 3-3.5 महीने एक हॉटलाइन पे था। हॉटलाइन? हाँ, वॉज लाइक अ हेल्पलाइन हॉटलाइन जो 12 या 18 घंटे चल रही थी, उसमें से 6 घंटे तो मैं उसको हैंडल करती थी, विच यूज्ड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ केसेस। कोई त्रस्त होकर फैमिली से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने ससुर के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती शादी करने की कंप्लेंट कर रहा है, कोई घर में किडनैप होने की कंप्लेंट कर रहा है, कोई घर से भागने के लिए एडवाइस चाह रहा है, एंड ऑल रेंज ऑफ एजेस, मतलब 16 साल से लेकर 55 साल की औरतों के फ़ोन कॉल्स। वो मेरे लिए बहुत स्टीप लर्निंग कर्व था, क्योंकि आई थिंक जब आप एक डिस्टेंट नज़र से अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, तो वो जो चीज़ें आप आदतन शायद समझते हैं कि ऐसा तो होता ही है, पर उसमें जब आपकी पैनी नज़र पड़ने लगती है ना। कोई उदाहरण देके अगर समझाओगी तो मुझे और दर्शकों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो रिसीव सम कॉल एंड देन यू कैन डिस्क्राइब। एक्चुअली कॉल से कॉन्फिडेंशियल हम ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अभी भी नेचर ऑफ कॉल एग्जैक्टली। बट मुझे एक वर्कशॉप याद है, उस बीच इंग्लैंड में फोर्स्ड मैरिज बिल की चर्चा हो रही थी। फोर्स्ड मैरिज? अच्छा, फोर्स्ड मैरिज। तो बेसिकली वो अरेंज मैरिज को फोर्स्ड मैरिज के रूप में देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारी अरेंज मैरिजेस इन समुदायों में बिना मर्जी के भी हो रही थी, राइट। सो दे वांटेड टू ब्रिंग अ बिल इन देयर ओन पार्लियामेंट कि हम फोर्स्ड मैरिज को, जिसमें लड़के और लड़की की अनुमति ना हो या किसी भी एक पार्टी की अनुमति ना हो और पेरेंट्स प्रेशर करके कर रहे हो, उसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे। बट बिफोर दैट दे वांटेड टू डू अ कंसल्टेशन कि हमको जिन कम्युनिटी से हमको ऐसी कंप्लेन आती है, और हम उनमें से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनकी तरफ से कंप्लेन जाया करती थी, उनसे हम कंसल्ट करेंगे कि एक्चुअली क्या स्थिति है, इसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने वहाँ के कॉलेजेस में जा जाके, जो वहाँ के लैंग्वेज लर्निंग स्कूल से वर्कशॉप्स करी। तो एक वर्कशॉप मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, जिसमें क्लास में 20 या 22 बच्चे होंगे, अगेन अ मिक्स, पोलिश, सोमालियन, पंजाबी, सिख, लड़के लड़कियां दोनों थे, और मैं इसको लीड करी थी। मेरा पहला मौका था ऐसी कोई वर्कशॉप को लीड करना, और ऑब्वियसली तो मैं आई वाज मच यंगर। तो मैंने बोला कि हाइपोथेटिकली सोचिए, क्लास में बहुत सारे लड़के भी थे, हाइपोथेटिकली सोचिए कि आप बड़े हो गए, आप बाप बन गए हैं और आपकी बेटी है, एंड यू हैव अ सर्टन आइडिया कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसको किससे शादी करनी चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए, पर वो आपको इधर आके बोलती है कि पापा आई वॉन्ट टू मैरी समबडी, एंड आपकी सहमति नहीं है उस शादी से या उस लड़के से या उसके परिवार से, जो भी कुछ, फॉर वट एवर रीजन, कास्ट, कलर, वट एवर। तो ऐसे क्या करेंगे आप लोग, वॉट विल बी योर रिएक्शन। अच्छा, एक लड़का था, वो बहुत क्लास में ना हीरो बन रहा था, ऐसे ना बार बार शिफ्ट हो रहा था क्लास में, लाइक अरे यार ये क्या बोल रही है, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो आई पॉइंटेड माई अटेंशन टू हिम, बिकॉज जब हीरो नहीं ध्यान दे रहा होता तो बाकी भी साइड के ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे इसको पकड़ो, ऐसे तुम बताओ, यू टेल मी व्हाट विल यू डू। सो लाइक गेम ओवर। वो 15 साल का था तब। आई सेड व्हाट यू मीन गेम ओवर, लाइक गेम ओवर। सो आई वाज लाइक, अच्छा मेरा ना चेहरा सफ़ेद हो गया, जैसे कि अभी भी शायद होने वाला है। अच्छा, बिफोर आई कुड इवन डू एनीथिंग, ऐसा तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी ऐसा करोगे दैट इज क्रिमिनल, यू आर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स वायलेंट। कहता है आई वोंट डू इट टू माई डॉटर, अपनी बेटी के साथ नहीं करूँगा, बट लड़के गेम ओवर।
तो मेरे तो काटा तो खून नहीं। एंड जो मेरी सीनियर सुपरवाइजर थी, शी इंटरवीन बिकॉज शी रियलाइज कि मैं तो एकदम स्तब्ध हो गई हूँ, एकदम फ्रीज हो गई हूँ उस मोमेंट में। एंड देन दैट मैन, दैट यंग बॉय just walked out of class. Like, somebody tell her, यार, somebody make her understand. उसके लिए बहुत सारी वजह हो सकती थी, क्योंकि मैं I was not British enough, I was still an immigrant, मुझे काम शुरू किए हुए 1.5 साल हो सकते हैं, but just that reaction of a 15-year-old boy जो उस देश में पला बढ़ा था, उसकी सोच में ऑलरेडी इतनी अच्छी तरह ये बात इस्टेब्लिश थी कि the only solution to deal with a woman's disagreement or a woman's choice was game over. तो वो बात मुझे नहीं बताए बोलते, और ये बहुत ही एक महीन उदाहरण है बहुत सारी और बहुत ही वायलेंट हादसों का। हमने बहुत सारे केसेस भी लड़े, मैं कोर्ट्स भी गई बहुत सारे एज अ पैरालीगल लॉयर्स के साथ, काउंसलिंग केसेस भी किए उस दौरान। बट वो 2 साल के बाद उस बहुत ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता? बहुत ज़्यादा। और उस दौरान ही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भी थी, बनी थी वहाँ पे, टोरी गवर्नमेंट, लिबरल पार्टी के बाद, लेबर पार्टी के बाद। तो वो पैसे भी काट रहे थे सारे ऐसे कामों के लिए, बिकॉज लाइक ये कोई काम होता है। तो हम लोग इसे कहते हैं ना, फायर फाइटिंग करते थे, हर सुबह उठ के एक नई आग बुझाते थे। तो नहीं, 2 साल के बाद मेरे को समझ में आया कि मैं और नहीं कर सकती हूँ काम, क्योंकि मैं खुद एक तो इमिग्रेंट थी उस देश में, खुद अपने हर दिन एक कोई वीज़ा का रूल पढ़ रहे होते हैं, ऊपर से आप प्रोसेसिंग ऑल दिस एवरी डे एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ केसेस। कुछ बहुत ही वायलेंट होते हैं, कुछ में आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है, ये कंप्लेन क्यों कर रही है, बिकॉज आपके खुद इतने सारे पूर्वाग्रह होते हैं अबाउट मैरिज, अबाउट कम्युनिटीज। सो आई रियलाइज्ड आफ्टर 2 years दैट नहीं हो पाएगा मेरे से। एग्जैक्टली, ऐसा मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन मी। या तो मुझे इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, ऐसा एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए जो इस काम को वैल्यू करे, जो इस काम को काम समझे, जो इसको मेरा शौक ना समझे कि मुझे बड़ी शौक है औरतों की मदद करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको एक तरह का चैरिटेबल उससे देखते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम करती है, और वो इंटरनेट पे चलता है ना, अभी तुम्हारे इस इंटरव्यू में भी आएगा, ये तो फेमिनिस्ट टाइप है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो तुम ये सब पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर ये किताब का ख्याल कैसे आया? दैट टू इन हिंदी, मतलब आई एम हैप्पी दैट यू रोट इन हिंदी, लेकिन अमूमन एक स्टीरियोटाइप ही है कि जिसने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी में पढ़ाई की, अंग्रेज़ी में पर्चे लिखे, सेमिनार, टर्म पेपर, तो वो अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी में किताब क्यों लिख रहा है? हाँ, ये बहुत ये सवाल का जवाब मैं आज तक दे रही हूँ अपने आप को भी। हिंदी में क्यों लिखा और किताब क्यों लिखने की सोची, इसमें थोड़ा बहुत सौरभ का हाथ भी है, जो अभी ये नहीं बता रहे हैं, वो मैं आपको बाद में खुलासा करूँगी। पर हिंदी में लिखना मुझे तब शुरू हुआ, अगेन इसका एक हाउ ज़्यादातर हमारी स्मृति इवेंट बेस्ड होती है, एटलीस्ट मेरी है। 2013 वाले दिल्ली गैंगरेप के 2013 में तो हुआ था ना, पहले 2012 11-12 के सब ये वाक़ये, हाँ, दिसंबर 2000, हाँ, जन आंदोलन, अन्ना वाला, फिर गैंगरेप, ये सब 12 तक हुए। तो मुझे वो हादसा याद है, क्योंकि तब मैं लंदन में थी और मैंने ये काम, उस दौरान मैं इस काम में शामिल थी। तो वो जैसे कभी कभी इंग्लिश में शब्द होता है कैथार्सिस, जब आप बहुत देर से जूझ रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पर आपको समझ नहीं आता इसको क्या नाम दें, इसका रिलीज़ कहाँ से होगा, या ये कभी मैं इस चीज़ से उभर पाऊंगी कि नहीं, और उभरने से ज़्यादा कभी इस चीज़ को मैं एक्चुअली समझ पाऊंगी कि नहीं, ये कि हो क्या रहा है मेरे साथ, जो कि मैं दूसरों की जिंदगी में देख रही थी। दैट मोमेंट वाज अ कैथार्टिक मोमेंट फॉर मी इन अ वेरी स्ट्रेंज सेंस, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये वायलेंस है जो मैंने भी इंटरनलाइज कर लिया ये काम करते 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 करते, और मैंने कुछ लिखा उसके बारे में, और वो अपने आप ही स्वतः हिंदी में फूटा। मैंने इससे पहले, हर कोई टीनेज में एटलीस्ट नर्ड जो होते हैं वो टीनेज में सोचते कि बड़े पोएट वर्ड बन गए हैं, ऐसे एक किताब उनके पास एक डायरी होती है ताले वाली, एटलीस्ट मेरे पास थी, जिसमें मैं ऐसे पोइट्री लिखा करती थी कि मैं तो पोएट बन गई हूँ, वही इंग्लिश वाली पोइट्री की, थोड़ा बहुत राइम कर दिया, थोड़े नए शब्द जो सीखे वोकैबुलरी में वो डाल दिए कि आज बस ये मेरी पोएट है, वो ट्रूथ बाजार नाम दे दिया उसको, इस तरह की पोइट्री में क्या ट्रूथ बाजार, हाँ, मतलब वो जो टीनेजर की अपने बनाए हुए खुद की इमेज होती है वही। तो उसके मैंने कभी अपने आप को ऐसा क्रिएटिव राइटर
नहीं देखा था, मैं डिबेट्स करती थी या बट इट वॉज ऑल वेरी लाइक फैक्चुअल काउंटर फैक्चुअल, इस तरह की ट्रेनिंग थी. तो जब दिस कथार्टिक मोमेंट केम टू मी एंड इट केम टू मी इन अ फॉर्म ऑफ अ हिंदी पोएम, तो मुझे लगा कि यार कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. अगर फूट के ना निकले बेवजह तो मत लिखो, चार्ल्स बुकोस्की की कविता है, वरुण ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है. बिल्कुल. तो ये फूटा ही एक अंदर से ज्वालामुखी सा भी फूटा, शब्द भी फूटे और वो हिंदी में फूटा. और मैं बहुत रोई उस दिन उस कविता को लिखने के बाद. दैट वाज माय काइंड ऑफ अ रेकनिंग फॉर मी. और उसके बाद मैंने ना छोटे छोटे चीज़ें, कभी नोट्स, कभी कोई स्मृति, कभी कुछ चीज़ से मूव हुई, कभी किसी चीज़ के बारे में वल्नरेबल फील किया, तो मैंने हिंदी में लिखने शुरू किए. और वो बहुत ही नेचुरल तरीके से आया करते थे. मैं कभी भी उसको बहुत सोच समझ के, प्लान करके, डिज़ाइन करके नहीं लिखती थी. और अंग्रेज़ी में हमेशा मुझे बहुत डिज़ाइन करके लिखना पड़ता है. आज भी मेरे को पहले ब्लूप्रिंट चाहिए होता है लिखने के लिए कि मैं क्या लिखने वाली हूँ. अच्छा, तुम लोग जैसे, और ये मैं तुम लोग जैसे कि ये सवाल हो सकता है साउंड करने में हल्का लगे, लेकिन जैसे तुम लोग कुछ सोचते हो तो अंग्रेजी में सोचते हो कि हिंदी में? अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. जब मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात हो गई कुछ पिछले सालों में कि डिवाइड तो नहीं कहूँगी बट फिर भी थोड़े से कंपार्टमेंट्स बन चुके हैं मेरे लिए कि जब मैं अपना एकेडमिक काम कर रही होती हूँ, जैसे अपनी पीएचडी का काम, तो मैं हिंदी टू इंग्लिश जा रही होती हूँ एक्चुअली. क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर फील्ड वर्क बेस्ड है, तो मैं ऑब्वियसली लोगों से बात करके, उनके साथ रह के, इस तरह से मेरी रिसर्च होती है. किताबी रिसर्च नहीं है, बहुत कम है. तो वो तो बातें कॉन्वर्सेशनल भाषा में होती है, राइट. तो वो सारे मेरे अपने नोट्स जो होते हैं या फील्ड नोट्स होते हैं वो सब हिंदी में होते हैं. और हिंदी मतलब है कि देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी में होते हैं. तो जब मैं उनसे लिखने बैठती हूँ तो वो हिंदी टू इंग्लिश हो रहा होता है एक्चुअली, वो कॉन्वर्सेशन अपने साथ ही. बट आई थिंक मोर देन दैट मैं मेटाफर्स में सोचती हूँ अक्सर, और वो मेटाफर्स मेरे लिए इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं. जैसे कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट, जैसे कि मैं एक आजकल अपने डिसर्टेशन का चैप्टर लिख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एंसेस्ट्रलिटी यानी कि एंसेस्टर होना क्या होता है या एंसेस्टर होने के क्या मायने होते हैं, पूर्वज होने के क्या मायने होते हैं, वो ऐसे बैठ गया मेरे दिमाग में, घेर लिया उसने मेरे दिमाग को. और वो मेटाफर के इर्द गिर्द मेरा पूरा एक चैप्टर बन चुका है. भले वो मेटाफर को मैं अब निकाल दूंगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पर जब मैं मेटाफर्स के रूप में सोचती हूँ तो मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ ज़्यादातर. पर जब मैं बहुत डिटेल्स में सोच रही होती हूँ, जब मैं बहुत सूक्ष्म रूप से चीज़ों को समझ रही होती हूँ, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन, वो सारी जो लाइटें चमकती हैं, वो सब हिंदी में चमकती हैं. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा भूमि, क्योंकि एक दफ़ा हमारे एक अंग्रेज़ी के अध्यापक थे, अभी भी मतलब वो सक्रिय हैं, मुझे पता नहीं अभी अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, अंशुल वशिष्ठ, वहाँ पे उरई में. तो बहुत तोप माने जाते थे वो अंग्रेज़ी के मामले में. मतलब लोग कहते थे कि उसको पूरी डिक्शनरी याद है और पूरी ग्रामर याद है वो. तो एक रोज़ उन्होंने बड़े लगभग अफसोस के स्वर में कहा था कि मैं ज़िंदगी में अंग्रेज़ी में सोच तो नहीं पाऊँगा, कितना भी अच्छा मैं बोल लूँ लिख लूँ. इसलिए मेरे जहन में आया. तो तुम फिर ये हिंदी में लिखने लगी थी चीज़ें, राइट. फिर ये किताब का इरादा? तो 2013 मेरे लिए बहुत बड़ा साल था. उस साल मैं वापस आई लंदन से, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ एक्चुअली इंडिया के. जैसे मैं बस लंदन में नहीं रहना चाहती थी और ये मुझे क्लियर था. और उस साल आपको किताब पढ़नी चाहिए जानने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ डिटेल में. बट उस साल जब मैं वापस आई तो इतना मुझे पता था कि घर नहीं रहना है, क्योंकि घर के आराम में कुछ नहीं होता, खास करके माँ बाप के साथ. आई लव यू मामा बब्बा, बट नहीं होता. और दिल्ली से मैं बहुत ऊब चुकी थी. जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग दिल्ली को जानते हैं, वो जानते हैं कि चंद चेहरे, चंद लोग, चंद चीज़ें हर जगह घूमती हैं, और उससे एक तरह की उबाई भी हो जाती है और सोच भी थोड़ी सी डल होने लगती है, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा. तो मुझे ना दिल्ली ना लखनऊ, जो कि मेरे लिए दोनों बहुत शायद स्वाभाविक रूप से ईजी चॉइसेस रहे हो सकती थी, बट आई डिडंट वांट टू बी देयर.
अल्मोड़ा में मेरे नाना नानी का घर है, जो कि हमेशा से मेरे लिए गर्मियों की छुट्टी का घर हुआ करता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता था। वहाँ मेरे नाना जी के सबसे छोटे भाई और उनकी वाइफ, मेरी छोटी नानी, उन दिनों रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी। बहुत दिन से अल्मोड़ा नहीं गई थी। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हमारी दुनिया लाइफ में इतना बड़ा हादसा होते हैं, उसके बाद से मैं नहीं गई थी अल्मोड़ा, क्योंकि फिर पढ़ाई वढ़ाई और ये सब शुरू हो गया था। 10-12-15 साल का गैप हो गया था आराम से। तो जब मैं गई, कुछ टाइम उनके साथ रही और वो लोग उसके बाद चले गए। और उनके जाने के बाद ही जो मेरी छोटी नानी थी, उनको कैंसर हो गया, ये खबर मुझे पता चली। और उस दौरान आई हैड नेवर स्पेंड सो मच टाइम विद हर, लेकिन उस दौरान मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया। तो एक तरह का आत्मीयता उनसे मेरी काफ़ी हो गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार ये तो यहाँ से गई और ये शायद नहीं रहेंगी, शायद ये गायब हो जाएंगी। तो उसने मेरे में इतनी एंग्जाइटी क्रिएट करी कि मुझे लगा कि यार इनके साथ जो मैंने टाइम बिताया था ना, इसको मैं थोड़ा लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाऊँगी और उनको तो क्या याद रहेगा, वो भी चली जाएंगी। तो वो उस तरह की एक तरह की चिंता, एक तरह की खुद के साथ एंग्जाइटी, घबराहट, और ये कि मतलब मेरे हाथ से निकल जाएगा ये जो मैंने टाइम स्पेंड किया, उसको जकड़ने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। और वो लिखते लिखते कभी घर के बारे में लिखा, कभी जो घर के अंदर लोग आ रहे थे उसके बारे में लिखा, कभी नाना नानी के साथ जो टाइम स्पेंड किया था, छोटे नाना नानी के साथ, उनके बारे में लिखा। तो मेरे बिना कॉन्शियसली जाने हुए कुछ हो गया, मतलब कुछ बन गया, कुछ पन्ने भर गए उन चीज़ों से। तो दैट इज़ हाउ, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं किताब लिखूँगी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं PhD भी करूँगी ऑनेस्टली। तो मेरी कोई एस्पिरेशन ऐसे बहुत क्लियरली डिसाइडेड एस्पिरेशन नहीं थी कि मुझे लेखक बनना है, वो भी हिंदी लेखक। तो हिंदी लेखक शब्द से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अब मैं जब भी किसी भी हिंदी साहित्यकार का इंटरव्यू या चर्चा सुनती हूँ, बाबा हिंदी साहित्य में इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, इतने सारे दीज स्कूल्स हैं, उनमें इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी नोक झोंक है, इस राइटर ने उस राइटर के खेमे से क्या कहा। तो मुझे एक तरह की वो जो हिंदी साहित्य की अपनी पॉलिटिक्स है, उससे मैं थोड़ा, एंड आई डोंट इवन कंसिडर माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो तो बहुत दूर की बात है, बट मुझे उससे बड़ी, आई एम वेरी हैप्पी, उससे उसको ना जानने ही मेरी खुशी है। इससे कभी मुझसे कोई कहता है, शायद एक बार आपने भी कहा था कि तुम्हारे बड़े फेवरेट पोएट हैं, इनसे मिलना चाहोगी? तो मैं कहता नहीं भैया, पोएट जो होते हैं ना वो दूर से ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसलिए मैं खुद को भी कभी भी गंभीरता से एज अ लेखक अभी भी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मैं उतनी इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आई स्टिल थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ रीडर। मुझे अभी भी, मैंने हिंदी में पढ़ना स्कूली किताबों के अलावा अपनी मर्जी से खुद चयन करके देर से शुरू किया। तो मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, नए लोगों को, पुराने लोगों को नए तरीके से पढ़ रही हूँ, नए लोगों को नए तरीके से पढ़ रही हूँ। तो मुझे अभी भी वो जो रोमांच होता है ना कि मैं अभी आज ये नई किताब पढ़नी है हिंदी की, यार आज वाली पढ़नी है, मुझे वो उसमें बड़ी खुशी मिलती है। तो अपने आप को ऐसा हिंदी लेखक इनॉग्रेट करने का, भले ही किताब है, वो मार्केट में है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग ओपिनियंस दे रहे हैं, आई स्टिल डोंट वांट टू क्लेम माई सेल्फ एज अ राइटर, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी फार फ्रॉम इट। क्योंकि ये इतनी अनायास खुद ही किताब बन गई, सौरभ की वजह से भी खास करके, जिन्होंने कई इसके टुकड़े पढ़े शुरू में और बहुत एनकरेज किया। बट या, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ हाउ आई केम टू राइटिंग। एक्चुअली हिंदी राइटिंग तो एक मेरी पहली राइटिंग ही हिंदी राइटिंग होगी, ये मुझे भी नहीं पता था। शायद मैं खुद कभी अपने लिए भी ये 5 साल पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी। पर इसका शीर्षक विश्वनाथ निकेतन भी तो हो सकता था। तो ये कैसे आप इंटलाइज करते हो कि कुछ किरदार हैं, एक किरदार वो मकान भी है जिसमें आप रहती थी, जिसमें आपके बुजुर्ग रहे और जिसका पूरा जिक्र आता है, और बड़ा ही बहुत ही सपाट लहजे में कहूँ तो शब्द चित्रात्मकता है, और सरस लहजे में कहूँ तो वो ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते उस मकान में दाखिल होते हैं, और एक आप कहीं हसरत की गांठ बांध देते हैं किसी गोलूदेव के मंदिर में कि यार एक दफ़ा उस मकान को देखें, है ना। तो वो एक लेखक की सफलता भी है। तो ये संशय था कि ये विश्वनाथ निकेतन की कहानी है, उसमें रहने वालों की कहानी, और उसमें भी जो आपकी नानी है,
लच्छी जिनका नाम है, उनकी कहानी, वो जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था कि ये भी अनायास हो गया कि अच्छा ये एक सेंट्रल किरदार उभर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका नाम विश्वनाथ निकेतन भी हो सकता था। नानी तो मेरे लिए एक अच्छा बहाना बन गई एक्चुअली इस किताब को लिखने का, ज़रूरी बहाना है भी। जब मैं जिस दौरान में थोड़े थोड़े नोट्स बना रही थी हिंदी में, तो मुझे खुद दिखने लगा कि इसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्शंस या ज़्यादातर मेरे जो खुद मेमोरीज़ हैं वो घर के बारे में है। और आई थिंक उसका एक वजह यह है कि जब आप ननिहाल की बात करते हैं ना, कोई भी, मैं नहीं सिर्फ, ज़्यादातर ननिहालों का इमेजिनेशन होता है कि आपको इंडल्ज कर रहा है कोई, राइट? आपकी सारी कोई शौक पूरे कर रहा है, आपने जो डिमांड करी वो पूरा हो रहा है, तरबूज आ रहा है, एग्जैक्टली, आपने जो कहा, जो टॉफ़ी चाहिए है, जहाँ जाना है, जो फरमाइश करते हैं, और ननिहाल इज़ यूजुअली दैट सेंटर कि सब आपको इंडल्ज किया जा रहा है। बट मुझे जिस दौरान मैं यहाँ एज एन अडल्ट वुमन अकेले रह रही थी, मुझे लगा कि यार यहाँ तो कोई मुझे इंडल्ज नहीं कर रहा है अब। यहाँ तो ना कोई नाना है ना कोई नानी है, यहाँ ना वो ननिहाल वाला भीड़ भड़ाका है जो उसकी मुझे याद थी, ना यहाँ तो मैं खुद ही जूझ रही हूँ इस घर से, क्योंकि घर भी तो बूढ़ा हो गया था। मैं घर से जूझ रही थी, घर की बूढ़ी यादों से जूझ रही थी, घर से जो मेरी ननिहाल वाली इंडल्जेंस वाली यादें थी वो दिख नहीं रही थी। तो बहुत बहुत अजीब भी लग रहा था, वो नहीं हो रहा था मेरे साथ जो हमेशा ननिहाल में होता है। तो मुझे उस घर ने एक तरह से घेर लिया। उस घर के हर कोने से जो मेरी कोई एक याद थी, तो मैं खुद बैक एंड फोर्थ इन टाइम जा रही थी कि अच्छा जब नाना जी थे तो वो यहाँ पे लाके टॉफ़ी देते थे और फिर कहते थे कि चलो अब बाज़ार चलो। बट अब वहाँ नाना जी तो नहीं थे, पर उनकी लट्ठी थी जिसके लकड़ी भी अब गीली हो रही थी, टूट रही थी, और मैं उस लट्ठी को लेके बंदर भगा रही थी जो घर के अंदर आतंक कर रहे थे। सो देयर वाज सो मच फ्रैगमेंटेशन हो रहा था मेरी अपनी यादों का, और जो टाइम फ्रेम कोलैप्स हो रहा था बार-बार। बिल्कुल, जिसे हम लोग मतलब अंग्रेजी में एक तरह से क्या शब्द बोलता है, एनाक्रोनिज्म, कि जब दो तरह के अलग कालखंड भिड़ जाए आपस में, मर्ज हो जाए। एग्जैक्टली, या मर्ज भी ना हो, मतलब आपस में लड़ाई करने लगे दो तरह के अलग तरह के कालखंड। तो वो दिस हाउस बिकेम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ टाइम। समय का एक रूप बन गया मेरे लिए घर, और मैं कुछ भी इसकी स्पेस में नहीं कर पाती थी जो कि बार बार मुझे दीवारों से, खिड़कियों से, बिस्तर से, चादर से, उसके रखे फर्नीचर से, टी कोस्टर से, कुशन कवर, मतलब उसकी जो उसकी एकदम मटेरियल सिंबल्स या जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेरे लिए एक तरह के सजीव होने लगे। एंड आई थिंक ये शायद मेरा पहले से एक तरह का इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन था, क्योंकि मैं जब भी किताबें, मैं आपसे बात कर ही रही थी इस बारे में, उठाती हूँ नॉवेल्स, तो ज़्यादातर उनमें जो मुझे पसंद आती है ना, उनमें ज़्यादातर घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली सारा ब्रूम करके एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने न्यू ऑर्लिन्स, जो कि एक अमेरिकन साउथ में एक प्रदेश है जो बहुत ही गरीब प्रदेश है एक्चुअली, वहाँ का पुअरेस्ट स्टेट है सपोज अमेरिकन कंट्री, अमेरिका का है, और वहाँ पे बहुत सारे डिज़ास्टर जैसे कि कटरीना वगैरह जितने भी, वो उनसे बहुत प्रभावित रहता है। तो उन्होंने न्यू ऑर्लिन्स में ऐसे एक नेबरहुड में अपने घर की कहानी लिखी, इसका नाम है येलो हाउस। उसको काफ़ी सारे इस बीच अवार्ड्स भी मिले। तो जब मैंने येलो हाउस उठा के पढ़ी, मैंने कहा अरे ये तो मेरे नावल का नाम ब्लू हाउस हो सकता था, या ब्लू हाउस द रेड रूफ हो सकता था। मेरी एक और बहुत फेमस नावल, फेवरेट नावल है जो कि फेमस भी है, V.S. नायपॉल की है, अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। तो आई लाइक वाई डू आई, इट्स अ बहुत मोटी किताब है और ऐसी कोई बहुत मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी किताब नहीं है कहानी के रूप में, बट वो जो हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास है, मिस्टर बिस्वास जो अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं और उसके लिए पूरी ज़िंदगी कैसे वो खर्च करते हैं, कैसे अपने घर जमाई होने के स्टेटस से लड़ते हैं, कैसे एक हिंदू ट्रिनिडाडियन होने का जीवन जीते हैं। सो होम्स आर वेरी आई थिंक सेंट्रल टू माई ओन इमेजिनेशन, और शायद वो इसलिए भी कि मैं इतनी ज़िंदगी में इतने घर बदल चुकी हूँ
मैं पिछले 10 सालों में शायद 8 घरों में रह चुकी हूँ और मैं हर घर को अपना घर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो घर से मेरा जो एक बहुत इंटीमेट एज अ स्पेस रिलेशनशिप है वो शायद इस में इट बिकेम वेरी सेंट्रल, और वो मुझे हाइंडसाइट में रियलाइज़ हुआ, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसा कर दिया है मैंने। क्योंकि जिसने भी बाद में किताब थोड़ी भी इंटरेस्ट से पढ़ी उसने मुझे बोला कि यार विश्वनाथ निकेतन तो खुद में एक किरदार है इस कहानी में जो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ है, और वो वाकई में एक अपने आप में किरदार है। इसमें मैंने कुछ पंक्तियां, मैं किताब पढ़ता हूँ तो मार्क करता जाता हूँ। जिक्र आता है जैसे दोपहर का सन्नाटा जितना अचानक आता है उतना ही अचानक चला भी जाता है। या कई जगह ऐसे कई वाक्य आते हैं, कोई वापस आने वाला नहीं है, पूरा घर निराश हो चला था, ताले मुंह फुलाकर लटके थे, कुंडियां सिकुड़कर अटकी हुई थी, फर्श रुआंसे से होने लगे थे और दीवारें थोड़ी गुस्सा। इन गुस्सैल दीवारों पर टंगी हुई फीकी पड़ती भगवानों, पूर्वजों और रहनुमाओं की तस्वीरें शायद रात में आपस में बड़बड़ाती भी थी। कभी कभी ऐसा भी लगता कि जैसे बिस्तर पर लेटी हुई लच्छी रात के सन्नाटे में इनसे कुछ कह रही हो, पर ज़्यादातर वो चैन से सो रही होती थी। सो यू हैव एक्सप्रेस्ड इट इन सच अ मैनर वेयर यू आर एक्चुअली देयर, मतलब ये वो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। ये नानी ने पढ़ी? हाँ, नानी मतलब जो केंद्रीय किरदार है, बिल्कुल पढ़ी, हीरोइन है इस कहानी की। बिल्कुल, वो वैसे भी हीरोइन है मेरी। हाँ, पढ़ के लगता है वो 2 स्टेजेस में पढ़ी नानी ने। एक तो मुझे पहले उसमें एक चैप्टर भी है, उनसे परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि जब इस घर पूरा बिल्डअप उसी चैप्टर का है। मतलब मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ कि इस किताब में दाखिल होने के वो एक तरीके हैं कि इनके नाना हरिश्चंद्र तिवारी, बिल्कुल HC तिवारी, हरिश्चंद्र तिवारी जिनकी जिंदगी में पहले तो ये था परिवार की जिम्मेदारियों के इतर की कहाँ, वो हाइडल उसमें थे, बिजली का एक विभाग मान लीजिए कि कहाँ तार खींचने हैं, और वो उसके इर्द गिर्द रही। और फिर एक मुकदमा जो उन्होंने अपने पड़ोसियों पर ठोका था, बहुत ही मशहूर पड़ोसी, बहुत ही ताकतवर पड़ोसी भी, और उसकी वजह से उनके कुछ मोहल्ले में दुश्मन भी थे, जो दुश्मन नहीं, जो उनके इस कृत्य को नापसंद कर रहे थे, और शहर में बहुत दोस्त भी थे कि कितने जावड़ आदमी से पंगा लिया है। तो वो पूरा मुकदमा था, और वो मुकदमा ही उनको आखिरी तक डिफाइन करता रहा, और इनका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर ये जिन पर मुकदमा था उन्हीं के परिवार के यहाँ जाके नौकरी कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, नौकरी कर रही थी, और वो आखिरी में फाइलें आती हैं, तो एक सर्कल वो पूरा होता है। और एक जब ये कई कमरों में दाखिल हो रही थी, कभी नानी के वहाँ आने पर कभी नहीं, और एक अलमारी खुलती है और उसमें से एक बक्सा निकलता है, बक्से पर धूल है, नानी की फिक्र है कि वो धूल चादर पर ना लग जाए, और उसमें वो क्लिक से वो बक्सा खुलता है और उसमें कुछ चिट्ठियों का अंबार है, जबकि खोजा जा रहा था नानी का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश करने के लिए। बिल्कुल। और फिर वो चिट्ठियां नाना ने नानी को लिखी थी, नानी ने जो नाना को लिखी वो नहीं मिली, सब कागज मिल गए। और उन चिट्ठियों को पढ़ने के सहारे ये उस दुनिया में दाखिल होती कि आपके इर्द गिर्द 2 बुजुर्ग हैं, तो उनके आपके दिमाग में प्रोटोटाइप हैं, और वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो एक कागज वो फाइल वाले हैं, मुकदमे वाले, एक कागज ये हैं। और सबसे ज्यादा हर कथा में ना कुछ मार्मिक प्रसंग होते हैं, राम कथा में, कृष्ण कथा में। तो इसमें जब वो नानी बार बार तुमसे पूछती है ना, उस एक सुबह के दरमियान, पूरे सारे पढ़ोगी, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर वो चौथी बार जब दरवाजे पे पलट के कहती हैं ठीक है फिर पढ़ लो, वो बहुत बहुत ही अद्भुत था वो। हाँ, क्योंकि मुझे शायद पहली बार नानी से कुछ करने के लिए पूछना पड़ा ना, क्योंकि नानी से आप कुछ पूछते थोड़ी, आप कर देते हैं और बता देते हैं, और या हक से बोल देते कि मैं करने जा रही हूँ, मैं तुम्हारी साड़ी ले रही हूँ, मैं लौटा दूंगी या नहीं लौटाऊंगी। हाँ, और वो खुश होती है, सब में बहुत खुश होती है। वो आपको वो चाहती है कि आप ऐसे अधिकार जताएं उन पे, क्योंकि नानी और क्या चाहती है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। पर जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे नानी से चिट्ठियों जैसी इंटीमेट चीजें जो उनके पति ने उन्हें एक मौके से लिखी थी जब उनकी नई नई शादी हुई 50s, 60s, आई थिंक अर्लीस्ट चिट्ठी 55 की है और आखिरी चिट्ठी 83 की है, करीब 60-70 चिट्ठियां हैं। वो मैंने बच्चे से आर्काइव करके रखी हुई हैं। उनमें बहुत सारी हैं जो इस कहानी में नहीं है क्योंकि वो नहीं हो सकती। तो मुझे नानी से ये सोचना कि मुझे नानी से पूछना पड़ेगा,
पहले वही मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा कि नानी से कुछ करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। और जब नानी को अपने फ्रेम में लाना, मतलब यू आर इन योर 20s 30s और तुम सोचा अच्छा नानी इस एज में थी एंड शी इज रिसीविंग लेटर्स। बिल्कुल, उसमें एक शायद उस अगर उस दौर के लोग सुनेंगे या देखेंगे इसको तो वो समझ पाएंगे। नाना और नाना ने कहा भी अभी चिट्ठियों में कि किसी और के हाथ मत लगने देना, तो नानी को भी बड़ी समंजस थी कि किसी और के हाथ लग ही गई है ये। तो उसमें एक चिट्ठी में एक वाक्य है कि अपना एक फ़ोटो खिंचा कर भेजोगी, एंड जस्ट दैट सेंटेंस कि अरे बाप रे, इनके पास तो फोटो भी नहीं था, ये कल्पना कैसे करते होंगे नानी की या कर पाते होंगे। बट नानी को भी सोचिए कि एक शादीशुदा औरत को ब्राह्मण परिवार की जो जाना चाहती है बाजार, स्टूडियो में फोटो अकेले खिंचवाने के लिए, अपनी जेठानी या भांजी भतीजियों या बहनों के साथ नहीं, अकेले एक और फिर उसको कलेक्ट भी करवाना है और फिर भेजना भी है, उसको भेजना भी है। तो मुझे पता नहीं नानी ने खिंचवाई कि भेजी, वो उसका जवाब नहीं देती है मुझे अभी भी। और मुझे कोई ऐसी फोटो मिली भी नहीं जो नानी जिसमें अकेले खड़ी हो ऐसे स्टूडियो में खींची हुई। घर में खींची हुई तो है बात की, तब थोड़ा मिडिल एज हो गई थी वो। तो जस्ट दैट कि अरे फोटो खिंचवा कर भेजोगी। अच्छा, और खुद हिम्मत नहीं हो रही नाना जी की, खुद तो वो एकदम हरीश नाम से भी थे और आचरण में भी थे कि अब मैं माँ पिताजी से कैसे बोलूँ कि मेरी बीवी जो है उनको मेरे पास भेज दो, मेरी पोस्टिंग है। वो कहीं और थे। तो खुद ने इनकी हिम्मत हो रही है, पर क्योंकि नानी काफ़ी फेवरेट थी तो उनसे बोल रहे हैं कि तुम अम्मा बाबूजी से पूछ लो कि कुछ दिन यहाँ आके रह सकती हो कि नहीं। तो जस्ट दीज मोमेंट्स। और हो सकता है कि ज्यादातर नाते पोती ऐसे देखते हैं, नाना नानी होते हैं, नाना नानी, मतलब आप उनको हमेशा बूढ़ा, हाँ, दुलार से भरा वैसे ही इमेजिन करते हैं। बिल्कुल। और या अच्छा, मेरे नाना जी दुलार से भरे भी थे लेकिन उतने ही टाइट भी रखते थे, हमको भी, सबको, नानी को भी, सबको। मतलब मुझे तो वो सीन याद आता है इसमें किताब में है कि वो ऐसे नगर पालिका वालों पे नाराज है और उसके दरवाजे पे अपनी बेत मार कह रही है नगर पालिका नहीं नरक पालिका है। बिल्कुल। और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। और मैं उनके बगल में खड़ी हूँ, छोटी सी बच्ची, जो कि मैं टॉफी के लालच में आई थी। मैं नहीं हूँ इनके साथ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नाना जी ने RTI ना होते हुए भी प्रोटो RTI शुरू किया था, क्योंकि उनका जिंदगी भर काम था चिट्ठियाँ लिखना। जैसे वो नानी को लिख रहे हैं, उनको दूसरा शौक था बहुत ही अति औपचारिक अंग्रेजी में, जिसमें पहले लाइन में 4 बार लिबर्टी और पोलाइट और योर हाइनेस ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे। वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, म्यूनिसिपैलिटी वालों को, अलग अलग दफ्तरों को, एनवायरनमेंट वालों को। वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिखा करते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन्होंने चिट्ठियों से ही एक RTI मूवमेंट बिना RTI के शुरू कर डाला था। और जब मेरा भाई वकील बना तो वो बड़े खुश थे कि अब जो है ये मेरा मुकदमा लड़ेगा, मेरा मुकदमा लड़ेगा, या मुकदमा नहीं लड़ेगा तो एटलीस्ट ये अच्छे वकीलों तक इसकी पहुंच होगी, और ये है मेरा नाती जो मेरी लड़ाई को आगे ले जाएगा। वो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया वो गुजर गए, नाना जी के बड़े भाई, और जिन पर किया वो वकील गुजर गए, दोनों के। बिल्कुल। या तो मुकदमा अभी चल रहा है या मुकदमे का हाईकोर्ट से जजमेंट आ चुका है, मतलब खत्म हो गया है। पर अगर और कोई ये कहने वाला भी नहीं है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। होपफुली नॉट। होपफुली नॉट। तो ये मुकदमे की बात हो गई, चिट्ठियों की बात हो गई, और इन दोनों को पढ़ के क्या लगता है कि आप उस घर के अलग अलग कमरों में दाखिल हो रहे हो, कभी बंदर आ रहे हैं, कभी नाना के पसंद की मेज़पोश या बिस्तर कैसा होना चाहिए उसका जिक्र, किचन का जिक्र, और वो आप जैसे आपने कहा ना कि वो टाइम ट्रेवल चल रहा है कि माँ आ गई आपके साथ, तो वो सब भी चल रहा है। और फिर आपको बिल्कुल आखिरी में आके लगता है कि जिस तरह से 2 छवियां बुनी जा रही थी वो भी एक सत्य है, पर वो फाइल और वो चिट्ठियों की बात लगता है नहीं, ये 2 और अलग इंसान भी थे, दो युवा प्रेमी भी थे। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही मैंने चिट्ठियाँ सारी पढ़ ली, और चिट्ठियाँ एक वैनिटी बॉक्स के अंदर थी, और जो लोग, अब तो कोई वैनिटी बॉक्स इस्तेमाल नहीं करता, अब तो बहुत ही लचीले पर्स और तरह तरह के कोलैप्सिबल चीज़ें आ गई हैं। बट ज़्यादातर शादियों में श्रृंगारदान मिलता है, जिसको बिल्कुल अटैची जिसे कहते हैं उस स्टाइल में होता था, उस मॉडल में, कि सामने ऐसा बटन और सख्ती से ऊपर खुलता था। तो वो उस तरह के वैनिटी बॉक्स में, श्रृंगारदान में मुझे चिट्ठियाँ मिली थी। तो एक तो मैंने कहा नानी के पास वैनिटी बॉक्स भी था, यही मेरे लिए बड़ी खोज थी।
क्योंकि नानियाँ कहाँ वैनिटी बॉक्स इस्तेमाल करती है, आप नहीं सोचते, एटलीस्ट वो करती हैं पर आप नहीं सोचते हैं। तो उसके अंदर मुझे चिट्ठियाँ मिली थी, वो तो मैंने सारी पढ़ ली हैं। पर जब आपने जो जिक्र किया, जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, जो हमारे उस घर के पड़ोस में ही बना है, जो मुकदमा भी उसकी बिल्डिंग को लेकर बनाया गया था मेरे नाना की ओर से, उनके बड़े भाई की ओर से, तो वहाँ भी एक बहुत ऐसे चुटकुला था कि ये भूमिका यहाँ काम करने आई है कि जासूसी करने आई है, फाइलें चुराने तो नहीं आई मुकदमे की। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लगा कि यार ये यहाँ वहाँ पढ़कर, विदेश वगैरह रहकर ये क्या करने आई है यहाँ पे। यहाँ से लोग जनरली छोटे शहर से लोग निकल के बाहर जाते हैं जनरली। तो पता कि ये या तो इसका दिमाग, ये तो यार होता है एक सिरी हो गई, ये तो सिरी हो गई। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती वैसे उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसमें एक आपके काका बोलते हैं ना बंदरों के संदर्भ में, हाँ, वो मेरे बड़े इनफेमस, मेरे माँ के काका हैं, मेरे नाना हैं, वो भी वो उनका कहना है कि जो बंदर है वो औरतों की ऐसा है ना कि बंदर औरतों की आवाज से नहीं डरते। तो बंदर भी नहीं डरते थे मेरी आवाज से, और बाकी लोग नॉन बंदर लोग भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझते थे, वो मुझे पगली समझते थे। मुझे पता है कि शहर में मेरी बातें पगली के तौर पे हुआ करती थी कि ज़्यादा किताबें पढ़कर ऐसा ही होता है, लड़कियों को टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना अकेली रहती है नाना के घर में, क्या करती होगी दिन भर, पता नहीं कैसे लोग आते होंगे वहाँ पे, क्या उलझी रहती है किताबों में, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनती है, झल्ली बनी रहती है। तो उनके सारे लोकल रेफरेंस होंगे चीज़ों को देखने। बिल्कुल। तो मैं, अल्मोड़ा वैसा शहर है क्या जहाँ पे हर कोई हर किसी के बारे में जानता है, से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखता है? वहाँ पे एक कहावत ही समझ लीजिए कि अगर आपके घर में सीटी बजी है कुकर की, तो पहाड़ के उस पार वाला जो घर है वहाँ पता चल जाएगी सब्जी कौन सी बनी है। तो लोगों को बहुत, जैसे कि होता है मोहल्लों में, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है एक दूसरे की लाइफ में, हर चीज़ के लिए, ज़्यादातर फॉर द सिलिशियस डिटेल्स कि क्या चल रहा है। तो मेरा अकेला रहना उस घर में बहुत लोगों के लिए बहुत अजूबे की बात थी, कुछ लोगों के लिए फ़िक्र की भी बात थी, बट फ़िक्र की बात कम लोगों के लिए थी, ज़्यादातर लोगों के लिए अजूबे की बात थी, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ लोग प्रोत्साहित भी करते थे, ऐसा नहीं था। मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मुझे बहुत इनकरेज करते थे सब करने के लिए कि नहीं आप एक तरह क्या कर रही थी आप वहाँ पे, आपके कुछ तो शोध से जुड़े, क्योंकि आप अभी भी जाती हैं अपने पीएचडी के लिए? राइट, 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। मुझे ध्यान है तुम कुछ बता रही थी कि कुछ तो कहती है कैसी सिर्री है, बैठ के टेम्पो स्टैंड पे गालियां रिकॉर्ड करती है। हाँ, ये तो मेरी पीएचडी का है काम। तुम गालियां रिकॉर्ड करती हो? मैं एक्चुअली मेरा इस किताब तो जाके लोगों को बोलती हूँ गाली दो। अरे ऐसा क्यों करूँगी, नहीं, एक्चुअली इस किताब को लिखने के बाद और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स फ्रॉम कुमाऊं इन हिंदी मनोहर श्याम जोशी जी, तो मुझे ना व्यंग में बहुत रुचि हो चुकी है तब से, कि ह्यूमर कितनी तरह के हो सकता है। और मैंने हिंदी में जितना भी बहुत कम पढ़ा है अभी व्यंगात्मक चीज़ें, हरिशंकर परसाई टाइप का, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मुझे पर उस ह्यूमर में दो तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है मुझे। या तो एक होता है जो आप एक तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, राइट, एक कटाक्ष वाला ह्यूमर, बट जो मनोहर श्याम जोशी वाला या श्रीलाल शुक्ल वाला ह्यूमर है, जिसमें ह्यूमर इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट्स नॉट, आपने ऐसे छौंका लगाने के लिए ह्यूमर नहीं लिखा है, वो स्टोरी ही ह्यूमरस है। तो मुझे ह्यूमर के अलग अलग आयाम में बहुत ज़्यादा रुचि हो चुकी है इस दौरान, और ख़ास करके आई थिंक वो अल्मोड़ा में बहुत लंबा समय रह के ना, जो एक ठेठ हर जगह का ह्यूमर होता है, और मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत समय होता है बकैती करने का, गपबाजी करने का, वहाँ इसके लिए एक शब्द भी आपने इसमें फंसा क्या? हाँ, फंसा, वो एक्चुअली मनोहर श्याम जोशी की कहानी में भी है। फंस की आधार एक जगह का नाम है, फिक्शनल जगह है जहाँ लोग फंसक ही क्या करते हैं, सिर्फ गप, मतलब गप और कहानी पे कहानी बांधना कि हमारे बहुत फुर्सत में, हाँ, कि हमारा दिन, हमारे गांव में इतनी बड़ी मूली हुई काका, इतनी बड़ी मूली हुई कि मूली को पहाड़ से नीचे ढकेलना पड़ा, और ढकेला नीचे तो फिर पूरे गांव ने मूली की सब्जी खाई, खत्म नहीं हुई तो दूसरे गांव भेजनी पड़ी, फिर धकेल दिया। तो ये और पूरी गंभीरता सुनाते हो। बिल्कुल, इसमें डिटेल होती है कि मूली कैसे नीचे गिरी, उसमें कितनी मिट्टी लगी, कैसे उसको धोना पड़ा, धोए कैसे इतनी बड़ी मूली को, और फिर कैसे काटा गया। तो इट्स नॉट जस्ट कि एक चुटकुला सुना दिया, आपने इतना डिटेल डाला उसमें कि आप वाकई में एक मूली, इतनी बड़ी मूली को पहाड़ से गिरते हुए इमेजिन भी कर सकते हैं। तो वो एक अपना जॉनरा है ना, वो फसक करना, वो गप मारना, वो
कहानी पे कहानी बहुत जोड़ना। मेहनत का काम है भूमिका जी, लेट मी टेल यू। बहुत मेहनत का काम है। लोगों को लगता है ये ऐसे आप तो बहुत काबिल हैं उस जॉनर के फसक मारने के। नहीं मैं गप नहीं मारता। नहीं अब आप कमतर मत करो, बट एनीवे यू गेट व्हाट आई मीन। मैं तो सिर्फ सत्य का रोजनामचा लिखता हूँ। ये सत्य को रोज नई तरीके से परिभाषित करते हैं। तो एनीवे, तो फसक वाज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मी, और इसलिए मुझे ह्यूमर में बहुत डीप इंटरेस्ट हो गया है अब कि, और मैं क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, दिमाग तो ट्रेनिंग से चलता है। कैसे होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट? जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो, ऐसे ये अमतेश है कैमरे के पीछे, बाहर लोग हैं, तो ऐसे आप लोग सबको क्या उस अपनी ट्रेनिंग के उससे ऑब्जर्व करते हैं? अच्छा ये समाज कैसा है, ये मोहल्ला कैसा, इनका परिधान, इनकी भाषा, इनका खान पान, इनका जो इनकी आस्थाओं के वो क्या हैं, कैनन क्या है, कि अच्छा ये सही, इनके सही गलत। आई थिंक हम सबके अंदर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्योंकि बीइंग अ शार्प ऑब्जर्वर इज पार्ट ऑफ योर एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग। बट उससे बड़ी ट्रेनिंग ये है कि आप किसी और को उनके मानकों से समझो, अपने मानकों से नहीं, राइट? सो बहुत बड़ी डिबेट सोशल साइंसेज में चलती है हमेशा, और एंथ्रोपोलॉजी में तो काफ़ी तीव्रता से, कि क्या वाकई में किसी और की बात को पेश कर सकते हैं। क्या वाकई में आप किसी और के जीवन की कहानी को, या किसी और के लिए हुए डिसीजंस को, एक्शंस को, क्या वाकई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या वाकई में उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से लिख सकते हैं कि उसमें आप कितने मिल जाते हैं उसमें, राइट? या आपके अपने चाहे पूर्वाग्रह के लीजिए, या पूर्वाग्रह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, आपके अपने मायने, आपके अपने बिलीफ्स उसमें कितना घुस जाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी ने बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई मिलते हैं। ये कहना कि हम एकदम ही क्लिनिकल तरह से ऑब्जेक्टिफाइड तरीके से किसी को उसकी कहानी को बताते हैं, ये झूठ है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ट्रू। तो आई थिंक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने में और नॉन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि मैं, भले इस कहानी का नाम लच्छी हो, इस बुक का नाम लच्छी हो, ये ना लच्छी की कहानी है, ये लच्छी के बारे में नहीं है। लच्छी, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करूँगी कि मैंने लच्छी की लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। ये लच्छी की कहानी पे मेरी नज़र है, राइट? एंड उस, आई थिंक हाफ द टेंशन इज रिजॉल्व अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ऑब्जेक्टिविटी जैसी जो चीज़ है, वो तो अब काफ़ी तरह के संशोधन ये भी बता चुके हैं कि वो तो जो हम साइंस को मानते हैं एकदम द एपिटमी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उससे भी नहीं है। साइंस की हिस्ट्री में भी चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, कुछ भी हो, हम आजकल अपने पैंडेमिक वाले काल में देख रहे हैं कि किस तरह के साइंस के भी अपनी पॉलिटिक्स और बायसेस होते हैं। तो आई थिंक टू आंसर यू ब्रीफली, ऑब्जर्वेंट होना और उसके बारे में लिखना, किसी चीज़ की डिटेल में जाना, वो तो अमूमन बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशलिटी की बात नहीं है। आती है, मतलब इसलिए आती है क्योंकि मैं कई जगह पढ़ रहा था ना, तो वो कई जगह वो कहानी के बजाय फिर वो जो ऑब्जर्वेशन, जैसे तुम मोहल्लों के बारे में जब बताती हो, है ना, या जिसको हम लोग कहते हैं नज़र और नज़रिए वाली बात, कि ऐसे जिक्र आए, पहाड़ का जिक्र आएगा तो गोलू देवता का जिक्र आएगा, लेकिन जब लिखा जाता है कि अल्मोड़ा के नज़दीक चित्तई गांव में गोलू नामक देवता का मंदिर है, इन देवता को न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि अपने मिथक जीवन में इन जनाब ने अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। घोड़े पर सवार गोलू की प्रतिमा में ना ही उनकी आँख नाक की झलकियाँ हैं, ना ही अन्य देवताओं के समान आभूषणों का अलंकरण, केवल एक सीधी सरल रूपरेखा जो आप पर ही गोलू की छवि को निर्धारित करने का काम थोप देती है। तो ये ऐसे कोई खालिस एक उपन्यास में या उस शैली में लिखी गई चीज़ों में आया विवरण भर नहीं है, ये फिर आपको एक अलग जगह से ट्रिगर करता है कि अच्छा हाउ डू पीपल लुक एट देयर डीटीज, उनकी मूर्तियों की तरफ कितना प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग महाकाल को जब देखते हैं उज्जैन के, तो उनका श्रृंगार होता है, या काशी विश्वनाथ की बात करते हैं तो भस्म, तो अलग अलग स्वरूप देखते हैं, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप स्वरूप तय करो। तो वो कई जगह वो फिर उपन्यास, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो तुम्हारी ट्रेनिंग नजर आती है उसमें, या जब तुम मोहल्लों का जिक्र कर रही होती हो या दूसरी चीज़ों का,
हाँ हाँ, अल्मोड़ा मेरे लिए एक सोशल ऑब्जेक्ट बन चुका है। हाँ बिल्कुल। वो शहर है, वो मेरा ननिहाल है बिल्कुल, बट मेरे लिए वो एक सोशल ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसको मैं हर नज़रिए से समझना चाहती हूँ। एक कहानीकार के तौर पे, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पे, एक औरत के तौर पे, वहाँ की ग्रैंड डॉटर होने के तौर पे, एक पहाड़ी होने के तौर पे भी, पर एक गैर पहाड़ी के होने के तौर पे भी। हाफ एग्जैक्टली। तो मेरे लिए अल्मोड़ा एक इज देयर टर्म हाफ पहाड़ी? अरे हाफ पहाड़ी तो नो, आई एम आस्किंग। नो, आई डोंट थिंक सो। आई मीन हो सकता है, टर्म तो कोई अंकल भी सकता पहाड़ से है। नहीं है? नहीं, मेरे माँ बाप दोनों पहाड़ी हैं। तो फिर हाफ पहाड़ी कैसे हुई? फिर तो तुम फुल पहाड़ में रहने वाली पहाड़ी नहीं हूँ ना मैं तो नाम की पहाड़ी हूँ। सो यू आर एनआरपी, नॉन रेजिडेंट पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल विजिटिंग पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे एक उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द भी है, एनीवे मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। अच्छा, ये अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इस किताब को, जिसकी श्रेणी मुझे स्पष्ट नहीं है पर पढ़ी जानी चाहिए, उसमें कैसे दाखिल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे इसको। मुझे दो चीज़ें बताओ। एक तो जब नाना जी को शेर और उनके दो बच्चे मिले थे, और दूसरी चीज़ ये कि तुम लोग बाघ को शेर क्यों कहते हो? और ये तुम्हारी नहीं, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की दिक्कत है। हमारे साथी हैं, सोशलिस्ट करके प्रोग्राम करते हैं, हमारे सोशल मीडिया एडिटर आशीष। रीवा में सफ़ेद बाघ था, उधर सफ़ेद शेर है ना। और कुछ रोज पहले मेरी जनरल पनाग से बात हो रही थी। सो ही वॉज डिस्क्राइबिंग कि एक हंटिंग हुई थी उनके फादर के टाइम पे और एक टाइग्रेस थी। तो वो जब वीडियो का वो चंक गया तो टाइटल में लिखा हुआ था शेर, थंब पे लिखा हुआ था चीता और फोटो बनी थी बाघ की। तो मतलब ये क्या है, ये तुम लोग है शेर का शिकार? हाँ, एक्चुअली पहाड़ में बाघ और शेर के अलावा एक और शब्द इस्तेमाल होता है, गुलदार। गुलदार, पर वो तो अलग होता है। बट गुलदार भी इस्तेमाल होता है। आई थिंक इसकी एक कॉलोनियल लेगेसी भी है। वो है द वर्ड टाइगर, राइट। और ख़ासकर कि उत्तराखंड जैसे इलाके में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और फेलो एंथ्रोपोलॉजिस्ट राधिका गोविंदराजन। उसने किताब लिखी है एनिमल इंटिमेसीज करके, जो कि बहुत ही उम्दा किताब है। पेंगुइन से उसका बिल्कुल 125%। राधिका गोविंदराजन की किताब है एनिमल इंटिमेसीज। That's the title. एनिमल इंटिमेसीज। पेंगुइन से उसका नॉन एकेडमिक एडिशन भी आया है, जिसमें फुटनोट्स नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो इंसान आसानी से पढ़ सकता है सरल अंग्रेजी में। जिसमें उन्होंने 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक चैप्टर में बाघ, एक चैप्टर में वरहा जिसे बोलते हैं वाइल्ड बोर, एक चैप्टर में बंदर, एक चैप्टर में और क्या है मंकीज, बंदर। इन ऐसे करके 4-5 चैप्टर बनाए जिसमें कि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रिलेशनशिप क्या होता है और इसको आप एक बारीकी नज़र से कैसे देखते हैं, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं या सिर्फ डिपेंडेंसी के रूप में नहीं, कि एक्चुअली एक संबंध होता है। और इस संबंध में क्या क्या अपनी चुनौतियाँ होती हैं कि कैसे पहाड़ में भी, जब दौरान मैं वहाँ पे थी भी, उस दौरान भी लोग कहते थे कि यार ये बंदर नहीं, पहाड़ी बंदर नहीं है, ये शहर के बंदर है। क्योंकि वहाँ पे एक लेजेंड था कि नोएडा, दिल्ली, हरियाणा के बंदरों को पकड़ पकड़ के ट्रक में लाया जाता है और उत्तराखंड में छोड़ दिया जाता है। और ये शहरी बंदर जो थे वो लोग पहचानेंगे कि ये जो बंदर उत्पात मचा रहा है, जो लूट खसोट कर रहा है, ये शहरी बंदर है। पहाड़ी बंदर अपने हिसाब का खाता है, वहाँ छोड़ देता है। उसकी काफी रीडिंग हो सकती है इस एक स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। तो एनिमल्स के साथ कितनी इंटीमेट रिलेशनशिप किस किस तरह की हो सकती है कि आप उनसे सिर्फ एज अ सिंबल नहीं, ज़्यादातर हम एनिमल्स को एज अ प्रतीक देखते हैं, राइट, कि गाय इसका प्रतीक है, सुअर इसका प्रतीक है, नहीं, पर उसके साथ एक्चुअली वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं जो लोग रहते हैं जानवरों के साथ। बता रही हैं। मेरे पिताजी ने कुछ महीनों पहले मुझे एक व्हाट्सएप पे भेजा, एक क्लेम था कि असम में या पता नहीं कहाँ पे एक बाघ या तेंदुआ डेली आता और ऐसे गाय के साथ बैठा रहता कई दिनों तक, मतलब ऐसे कई फोटोग्राफ्स हैं सामने। तो फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया तो दैट स्टोरी वाज पार्ट ट्रू, कि ये गुजरात का मामला था, कि वो बाघ उतर के आता है पहाड़ी से और वो तेंदुआ, और वो गाय का शेड है, गाय बैठी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अटैक करेंगे, पर वो आराम से रात भर बैठा रहता, सुबह चला जाता था। तो उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या हुई कि अकेला महसूस करता होगा, एक बॉन्डिंग हो गई होगी।
तो अभी आप बता रही तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी एग्जैक्टली तो या पीलीभीत से फोटो आती हैं जिसमें लगातार हमले हो रहे हैं किसानों पे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जब जिस दौरान मैं थी अल्मोड़ा में, उस दौरान एक किस्सा हुआ कि बाघ आ गया शहर में, बाघ का बच्चा, बाघ अडल्ट बाघ नहीं, चाइल्ड बाघ, और वो सीधे चला गया पुलिस थाने, क्योंकि नॉट विलिंगली ऑब्वियसली, पर वो शहर में घूमते घूमते पुलिस थाने पहुंच गया। कैसा होता अगर विलिंगली बाघ का बच्चा पुलिस थाने चला गया। राइट, और फिर उसको पुलिस थाने ने कैद कर लिया। वो पूरा एक वो शाम ही पूरा मतलब उसी में गुजरी, पूरा शहर जा जाके पुलिस पर कितना सही है ना, सब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर कई दिन तक अरे पता है अरे घर से मत निकलना, शाम को आज बाघ फिर आ सकता है। या फिर जो होटल्स बने हैं, बहुत सारे बन गए हैं टूरिज्म के चक्कर में, उनके सीसीटीवी पे सिर्फ एक ही चीज आती है, रात को गाड़ी के बाहर बैठा हुआ बाघ का बच्चा, क्योंकि वो बाघ के बच्चे निकल आते हैं शहर में। अब उनको शायद वो लाइट की गर्मी मिलती है या वो सरफेस अच्छी मैंने भी ऐसे एक दो वीडियो देखे हैं व्हाट्सएप पे जिसमें वो गुजर के जा रहा है ऐसे सड़क है ढलान, और सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुआ वो जो धूसर सा होता है वीडियो। तो आपने जैसे बोला बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई थिंक जो शेर वाली बात है वो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ड टाइगर। टाइगर का बहुत ज़्यादातर लोग ट्रांसलेशन शेर ही करते हैं, लायन नहीं, लायन शेर नहीं समझते हैं, टाइगर से शेर समझते हैं। एंड वो जो टाइगर की कैटेगरी है जो कि कॉलोनियल हंटिंग वगैरह से निकली, वो एक जेनेरिक कैटेगरी बन गई जिसमें टाइगर शब्द में तरह तरह की प्रजातियां समा जाती हैं। और वो शेर से इतना नहीं, टाइगर शेर भी हो सकता है, टाइगर लेपर्ड भी हो सकता है, टाइगर गुलदार भी हो सकता है। वो एक जेनेरिक कैटेगरी बन गई है। सो वही मेरी भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जिसमें शेर, बाघ और गुलदार तीनों एक चीज़ें बन जाती हैं। हमारे दफ्तर में एक एंकर हैं, वो पहाड़ से हैं, तो उनसे भी मेरी यही चलती है, हाँ भाई क्या था, तो पूछ के बताएंगे। तो ये किस्सा क्या था, ये बाघ और उसके दो बच्चों का? ये मैं नानी से सुना है ऑब्वियसली कई बार। वो आई थिंक आज़ाद भारत के उन सरकारी अफसरों में थे जिनको लगा कि बस वो आज़ादी की लड़ाई तो नहीं लड़ पाए, पर भारत का जो निर्माण होना है उसमें तो वो अपना जीवन दे देंगे। तो वो बिजली के ऑफिसर थे। उन पे काम था कि उनको तरह तरह के वो बिजली के पोल फिक्स करने का सुपरविजन करना है। पर वो इतने कमिटेड थे कि वो खंबे पे ही चढ़ जाया करते थे खुद ही। कई बार उनको ऐसे करंट वरंट लग जाता था, फिर वो ऐसे मूर्छित होकर घर आते थे। मतलब ये नानी की ज़िंदगी ज़्यादा इसी में बीती उनको होश में लाने में। तो इस तरह का उनका एक फितूरी कमिटमेंट था बिजली लाने के लिए पहाड़ के गाँव में और जंगल वाले इलाकों में। तो इसी काम से मुझे शायद वो जंगल याद नहीं है कहाँ के थे, क्योंकि वो मैंने कहानी इतनी बार सुनी कि डिटेल द फैक्ट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, कहानी वाज इम्पॉर्टेंट। वो अपने 2 जेईस के साथ थे, जो कैंप लगा था उनका, वो जगह जगह कैंप लगाते थे, फिर फिक्स करते थे पोल्स। लेकिन वो आगे निकल गए और जेईस ने कहा साहब वैसे भी इतना मतलब भटकते ही रहते हैं, जब देखो तब प्रॉब्लम में डालते रहते, तो इनको जाने दो। तो वो निकल पड़े और काफ़ी अंदर बीहड़ जंगल की जब पहुंच गए तो सामने, अब वो शेर कहते थे मेरे नाना जी, तब मुझे नहीं पता कि वो शेर था कि बाघ में बाघ था। शेर तो ऑब्वियसली इस टाइम मेरे ख्याल से नहीं थे, बाघ ही रहा होगा। वो और 2 बच्चे उसके उनके सामने प्रकट हो गए और उनको लगा कि ये बच्चे लेने आए हैं ये इंसान। अब वो शायद वो फीमेल माँ थी वो बाघ, और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में नाना जी पे काफ़ी ज़ोर से गुर्राई और वो मूर्छित हो गए। फिर मूर्छित होना उनका बहुत फेवरेट रिएक्शन था बात पे। मैंने उनको कई बार देखा है मूर्छित होते हुए। उनका बीपी भी लो रहता था, सॉरी नाना जी। तो एनीवे जब वो मूर्छित हो गए तो ऑब्वियसली अब वो तो चली गई। थैंकफुली उसने कुछ भी नहीं किया, शायद सूंघा होगा, अब तो किसको पता क्या हुआ। बट अब जब साहब वापस नहीं आए तो जो उनके साथ 2 बाकी इंजीनियर्स थे जूनियर, उनकी लगी कि अब तो ये गायब हो गए हैं, हम कैसे समझाएंगे, वी वर सपोज टू बी विद हिम, कैंप लगा था, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत घंटों बाद वो वहीं पे पड़े मिले और मेरे नाना जी बहुत कमज़ोर भी थे। तो उनको बड़ी मुश्किल से उठा के लाया गया, फिर उनको रिवाइव किया गया, तब उन्होंने फिर ये कहानी सुनाई। अब एग्जैक्टली उन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई थी तो उन्हीं को पता है, बट ये हमेशा उसको अपनी बड़ी ही यूज्ड टू वेयर दिस विद ग्रेट प्राइड कि मैं इतना कमिटेड था बिजली लाने के चक्कर में कि
एक शेर मुझे खा सकता था, बट आई डिड इट एनीवे। पर मैंने इससे अलग लेसन लर्न किया कि कभी ऐसे काम ना करो कि शेर को तुम्हारे खाने की नौबत आ जाए। एक उपसंहार के दौर में एक कोई लाटे भाई की कहानी है, तो मुझे आपकी नानी का किरदार बड़ा दिलचस्प लगता है कि वो जो दो नानियां थी बूढ़ी, और एक दूसरे को जब सीरियल की कहानी, पूरा सीरियल देखा है साथ में बैठ के, फिर एक दूसरे को बता रही है। और मैंने कुछ ऐसी महिलाओं को और पुरुषों को देखा है जो इस तरीके, मतलब मुझे ध्यान है मेरे घर में एक शादी थी तो एक दीदी आई और दूसरी दीदी कुछ रोज पहले आ गई थी, तो जो कुछ रोज पहले आ गई थी उनसे 1-2 एपिसोड छूट गए थे, और वो आई और उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता है अभय मर गया। बहुत मरते हैं ये सीरियल्स में। तो मैं एकदम से गमगीन हो गया कि कोई इनके परिचित अभय हैं और कोई इनके परिचित सोहन है और वो मर गए। तो मैंने कहा अरे क्या हो गया था? वो बोली है मर गया। कब? तो उन्होंने कहा वो परसों। और वो ऐसे बिल्कुल, मेरे को लगा अब तो ये रो देंगे भाई, एकदम से पता नहीं क्या शादी का घर है। और वो तो बोले कैसे मरा? तो अब वो एक्सप्लेन कर रही है कि वो कार से जा रहा था, कार ऐसे खाई में गिरी तो ऐसे वैसे। तो मैंने कहा आपके कोई रिश्तेदार तो पहाड़ में? तो फिर उन्होंने ये बताया कि हम एक सीरियल की बात कर रहे हैं। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा आग लगे तुम्हारे सीरियल को ससुर। ऐसे इतनी भाव प्रवणता के साथ अचानक से, जिसको यकबक कहते हैं ना कि आप एकदम से ड्राइंग कर रहे हैं, पता है फलाना मर गया। बिल्कुल। तो वो नानियां ऐसे ही डिस्कस करती थी कहानी। बिल्कुल। आई थिंक टीवी को हम ज़्यादातर एक जिस नज़रिए से हम टीवी को देखते हैं या टीवी पे होने वाली प्रोग्रामिंग को देखते हैं, वो ज़्यादातर ये पॉपुलर कल्चर है। ये इसका कि ये टीवी पे धारावाहिक आते हैं, इनका क्या मतलब है। बट अपनी नानियों के जीवन में मैंने देखा, सिर्फ अपनी नानी नहीं, मेरी नानी की जो जेठानी थी रुक्को नानी, उनके लिए टीवी वॉज अ जस्टिफाइबल ब्रेक। घर के आपाधापी, किचन, मेहमान, इनसे तो वो उनका लेजिटिमेट घंटा होता था। और उसमें मुझे लगता है ना अपनी सारी आशाएं भर देते थे कि ये कहानी चाहे वो कितनी भी प्लेन कहानी क्यों ना हो, उसके साथ, और वो ज़्यादातर कहानियाँ प्लेन ही होती थी। वो एक ही प्लॉट बार बार दोहराता है उन सब कहानियों में, बट उसमें वो जितना मज़ा ढूंढ लेते थे ना, उसी को रिपीट करके, एक दूसरे से चर्चा करके, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में, आई थिंक वो उस 1 घंटे में ना पूरे दिन की जो रोचकता नहीं होती थी दिन में, जो अरोचक होता था, उसका वो ढूंढ लेते थे उसमें। तो मेरी नानी को मैं अभी भी मजाक करती हूँ, अपनी माँ से भी करती हूँ कि तुम्हारी मेमोरी वो गोल्ड फिश जैसी है जो 60 सेकंड बाद बंद हो जाती है। मेरी माँ बहुत गुस्सा भी होती है मेरे से, बट नानी की मेरी ना बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती है, वैसे भी आदत है। शायद इतना कुछ होता है करने के लिए कि उनको याद नहीं आता, डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं। तो वो जब बैठती भी थी, वो देख रही हैं आपके सामने, वो पूरा अभी भी, अब तो टीवी इतना नहीं देखती हैं, जब वो देखती थी तो वो देखेंगी पूरा, और फिर आपसे ऐसे सवाल पूछेंगी कि आपको लगेगा उन्होंने देखा ही नहीं। एंड आई थिंक ये उनकी ना एक बहुत, ये शायद उस उम्र की बहुत सारी औरतों की उस प्रवृत्ति होती थी कि वो आपको इतना इम्पोर्टेंट और स्पेशल फील करा देते थे उस बात को बार बार पूछ के कि मेरी नानी मुझसे पूछ रही कि इस सीरियल में क्या हुआ। और वो रुको नानी के साथ भी उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो वो एक ऐसी अश्योरेंस के साथ बैठती थी कि मैं देख रही हूँ, पर अगर मेरा ध्यान भटक गया तो ये मेरी जेठानी जो देख रही है ये मुझे बता देंगी एग्जैक्टली सीन टू सीन की क्या हुआ। सो आई थिंक इट वाज अ सोशल ओकेजन। वो टीवी देखना ना डिनर के साथ या डिनर के बाद, किचन संभालने से पहले, वो एक ओकेजन होता है। ये गा के कहानी बताने का क्या था कि वो लिरिकल, उसमें मेरी नानी की बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने जो पढ़ाई करी वो म्यूज़िक में करी। उनका सब्जेक्ट ही म्यूज़िक था, तो म्यूज़िक की बहुत शौकीन है, गाती बहुत अच्छा है। नाम भी जीत के लाई, खराब तानपुरे के बावजूद। बिल्कुल। तो उनकी मुझे कोई भी कहानी सुनाती थी, मुझे बहुत कहानी सुनाती थी, क्योंकि मैं बिना कहानी सुने उनसे खाना नहीं खाती थी। वो गा के सुनाती थी। जैसे एक कहानी तुम्हारे दिमाग में ना ये जो कहानी के निर्धारण का बीज होता है ना, शायद वहीं से आया होगा कि जब तुमने चीज़ों को ऐसे देखना शुरू किया कि अच्छा ये कुछ किरदार हैं, कुछ प्रसंग हैं, तो मे बी जस्ट थिंक ऑफ इट। हो सकता है, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज बी मोर इन्वॉल्व्ड इन द नरेशन ऑफ द स्टोरी तो मुझे समझ आती है ना, पर अब हर बार एक कहानी सुनने में क्या मज़ा आएगा, बट मज़ा आता था कि वो
गा गा के, और हर बार एक गा के कुछ एक इम्प्रोवाइज कर दिया। जैसे कि एक कहानी थी जिसमें एक बुढ़िया जो होती है तुमड़ी मतलब वो लौकी या कद्दू बड़ा सा उसके अंदर बैठ जाती, इतना बड़ा लौकी या कद्दू के अंदर वो बैठ गई है, और वो उसके पीछे कोई लगा हुआ है उससे कुछ सामान मांगने के लिए, चोरी करने के लिए, पर वो जा रही है और कह रही है चल तुमड़ी बात तो बात, मैं क्या जानूँ बुढ़िया बात। तो मेरे दिमाग में वो लय बैठ गई है कि चल वो बीट बैठ चुकी है, भले ही वो कहानी ऐसे गा के बताती थी। बिल्कुल, वो कहानी बचपन की है, क्योंकि बचपन की कहानियां आप इंजॉय कर सकते हैं टू पॉइंट, उसके बाद आपको लगता है कि अब इसमें क्या है एंजॉय करने लायक, बट मेरे लिए वो लय है जो कि कहानी इज एम्बॉडीड इन दैट लय, वो कहानी का सूचक ही मेरे लिए वो लय बन चुकी है। और ऐसी बहुत अलग अलग कहानियों की अलग अलग लय थी, सौतेली माँ बेटी, ब्राह्मण की 7 बेटियाँ, ज़्यादातर वो माँ बेटी या इसी कहानियाँ होती थी, भाई बहन, ज़्यादातर फोक स्टोरीज होती थी, और सारी वो गा के सुनाया करती थी। मैं बिल्कुल बहुत बेकार गाती हूँ, भद्दा गाती हूँ, तो लेकिन मेरी नानी बहुत अच्छा गाती हैं, और वो जो कहानी वाला म्यूज़िक है तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मैं इतनी म्यूज़िकल नहीं हूँ पर जितनी वो हैं अभी भी। चलिए, ये बहुत समझ के लच्छी के ऊपर लिखा गया, सयाने समय की नई बात। हम सब के भीतर ख्वाहिश तो होती है, पर हम एक किस्म की रफ्तार के साथ हम साया हो रखे हैं, जहाँ पे जो है ऐन उस वक्त हम उसमें जज्ब होने के बजाय अभी क्या करने वाले हैं, फिर क्या करने वाले हैं, फिर क्या करने वाले हैं, उसमें अपने आप को पैबस्त करते रहते हैं। लेकिन ये किताब मुझे एक ऐसा अटेम्प्ट लगती है जिसमें आप ठहर के, जब मैं ये नहीं कहूँगा अपने अतीत में, क्योंकि अपने अतीत में बहुत कुछ साझा अतीत होता है, और साझे अतीत में बहुत सारे लोगों के अपने अपने अतीत होते हैं निरखने के, ऐसे दाखिल होते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हम एक पुराने संदूक में कुछ खोज रहे होते हैं तो खोजते खोजते हम अपने आप को भी थोड़ा पा लेते हैं उसमें। तो वैसा कुछ ये अटेम्प्ट है भूमिका जोशी की किताब में। बातचीत किताब के बहाने कई चीज़ों पर हुई, और मुझे लगता है कि दर्शकों को लुत्फ मिला होगा। थैंक यू सौरभ। मैं काफ़ी उत्साहित भी थी इस इंटरव्यू को लेकर, और थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि सौरभ एक किताब के बहाने बहुत कुछ खोद लेते हैं, और खुदाई में कभी कभी वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो शायद आप नहीं दिखाना चाह रहे थे, बट थैंक यू सो मच। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ इस बात का। ये फराज बीन की सब्जी क्या होती है? फ्रेंच बीन। अरे यार, मैंने गोला लगा के रखा है कि मैं पूछूंगा और आंटी से कहूंगा हमको फराज बीन की सब्जी खानी है। नहीं, इससे बहुत सारे ठेठ शब्द हैं। ये अच्छी चीज़ है, इससे ना खनक बढ़ जाती है इसको पढ़ने की। जैसे उसमें क्या होता है कि आपके शब्दकोश में कुछ नए गिलट के सिक्के आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मामला है। और यही मैं कहना चाह रही थी उस समय भी कि मेरा सोचने की प्रक्रिया अब इंग्लिश पे शुरू नहीं होती इतनी, जितनी कि उस ठेठ पने पे शुरू होती है। और मेरा एटलीस्ट अपनी एकेडमिक राइटिंग में यही कोशिश रहती है कि मैं उसे ट्रांसलेट कैसे करूँ। तुम किस चीज़ पे कर रही हो पीएचडी? मेरी पीएचडी बहुत चीज़ों पे है, क्योंकि मैंने दो साल बिताया अपना फील्ड वर्क करने में, और इसमें तुम गालियाँ रिकॉर्ड करती थी। गालियाँ भी आई एम श्योर और भी चीज़ें करती हो। इनको देखिए क्यों पसंद भी इंसान के बारे में बहुत बताती है, बट रायता फैल चुका है मेरी पीएचडी का। मैं बता सकती हूँ फिलहाल मैं एक्चुअली ह्यूमर की पॉलिटिक्स से बहुत कुछ लिख रही हूँ अपनी पीएचडी में, कि ह्यूमर की पॉलिटिक्स पे कि किस तरह से किस तरह का ह्यूमर किस तरह की पॉलिटिक्स को सबड्यू भी कर सकता है और एनेबल भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो कास्ट और ह्यूमर पे मेरा थोड़ा काम बढ़ गया है इस बीच, और मैं गालियों के रीजनल ओरिजिन्स को, गालियों के सर्कुलेशन को किस तरह से हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं कि गाली में सिर्फ कितना ह्यूमर है, और वो ह्यूमरस क्यों है और किसके लिए है। दैट इज पार्ट ऑफ द रिसर्च। द मेजर कैटेगरी इज एक तरह से पुरुषत्व पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है। पुरुषत्व इज अ रॉन्ग वर्ड परहैप्स। अगर मैस्कुलिनिटी को हिंदी में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? पुरुषपने, पुरुष होना क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी तरह की जेंडर स्टडीज़ के काम पे हमारा ध्यान औरतों पे रहता है। हाँ, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा था इंटरव्यू शुरू होने के पहले कि मिसोजिनी का
विलोम क्या है? और मेरा कहना है कि मिसोजिनी का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि होता ऐसा ही कुछ नहीं। होता ही नहीं है. बट दैट इज अ लूप होल. आई थिंक अ लॉट जेंडर डज नॉट मीन women. जेंडर मीन्स बीइंग व्हाटएवर यू आर, मैन और वुमन. तो मेरा ध्यान मैस्कुलिनिटी पे है, और मैं दिल जलों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. दिल जले किस तरह से अपनी कहानी लिखते हैं, बताते हैं, और उस कहानी के आधार पे क्या क्या कर जाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. लोग जो सुन रहे होंगे, खासकर अगर सुपरवाइजर सुन लें तो उनको थोड़ा सा हार्ट अटैक आ सकता है. बट दिल जलों पे, गालियों पे, और कास्ट पे जब पूरा होगा तभी समझ में आएगा. फिलहाल डब्बे पे डब्बा, डब्बे में खरगोश, पुष्पा ने आंख मारी, रमेश बेहोश. बस यही मैं डेडिकेट करूंगी अपनी पीएचडी को येल से. थैंक यू सो मच सौरभ. चलिए, आप देख रहे थे किताब वाला. इस पूरे एपिसोड बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. किताब वाला में और किन ऑथर्स को हमें बुलाना चाहिए आप ये भी बता सकते हैं. और एक नई शुरुआत करते हैं इस एपिसोड से. कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं. मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूं और उनमें से कुछ का रिप्लाई भी करूं. संवाद चलते रहना चाहिए, टू वे प्रोसेस है. और एक गुड न्यूज़ भी है. एक प्रोग्राम हमने शुरू किया. अच्छा, प्रोडक्शन वाले जैसे ही सुनते हैं ना गुड न्यूज़ कहते हैं, ले कुछ नया काम आ गया. हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था पिछले बरस, कुछ एपिसोड किए थे पढ़ाकू विमान के. लड़ाकू विमान बम गिराते हैं, पढ़ाकू विमान वो होते हैं जो खूब किताबें गिराते हैं हमारे जेएनयू की भाषा में. आज मैंने ये किताब गिरा दी. तो पढ़ाकू विमान एक नए तेवर, नए कलेवर, नए स्वरूप के साथ फिर से आपकी और हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है. कुछ जाबड़ किस्म के पढ़ाकू विमानों से मैं मिला हूँ और उनसे अब तसल्ली से बात करेंगे. तो ये आपके लिए, आपने इंटरव्यू पूरा देखा तो ये इन्फॉर्मेशन बोनस है. देखते रहिए दी ललन टॉप. शुक्रिया. थैंक यू.